हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को? हाय। ओ। हाय सर। एक सेकंड हम देख लेते हैं माइक सारे चल रहे हैं या नहीं। मैं सेटिंग्स एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, क्लास सेटिंग। एक बार क्लास को रिफ्रेश कर लेते हैं। आपको मेरा वॉइस नजर आ रहा होगा। आवाज़ बेटर है? ऑडिबल है। मैं सेटिंग। हेलो सर, ओ, मेरी आवाज़ आ रही है? हाय वैभव। एक बार बच्चों को ज्वाइन कर लेने देते हैं। जी सर। ओके। और क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ पर हो? मैं तो अभी गाजियाबाद में हूँ। गाजियाबाद में हो? और कॉलेज ऑनलाइन ही? हाँ। हम्म। अच्छा, वैसे पापा अब और कुछ कहते हैं बेटा? यही रैंक 3 क्या करा तुमने, 2 छोड़ दी? नहीं, ऐसा तो अब कोई कंप्लेंट नहीं है। बेटा सिर्फ जेई निकाला, मेडिकल भी कर लेते हैं। नहीं नहीं। नहीं, पापा की इच्छा तो पहले वही थी, लेकिन फिर मैंने बोला कि बायो नहीं हो पाएगा। और अभी आगे का कुछ प्लान दिया है यूपीएससी वगैरह? जनरली पैकेज कंबाइंड होता है, नहीं नहीं, वो भी इंजीनियरिंग प्लस यूपीएससी। वो भी पापा की इच्छा है कि यूपीएससी करूं, लेकिन मतलब सच मेरी इतनी इच्छा नहीं है। ओके। तो आपने मेरे को एक स्लाइड भेजी थी। मैं हम्म। ऐसा करता हूँ, आई गेस आप अपने end से कर सकते हैं, भी करना पड़ेगा राइट? हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या, तो मैं करता हूँ। हमने एक प्यारी सी स्लाइड बनाई है, उसको हम ऐड कर लेते हैं और तब तक बच्चे भी हमारे और ऐड हो जाएंगे। तो मैं अपलोड कर लेता हूँ, अपलोड फाइल। देखते हैं डाउनलोड्स में पड़ी होगी ये चीज़। तो 20%, 40% अपलोडेड। अच्छा, वैसे सर मेरी आईआईटी बॉम्बे का कैंपस टूर अभी तक किया है या फिर अभी पेंडिंग है वो? नहीं नहीं, वो पेंडिंग है। ओहो। ये तो ये तो बहुत बुरा लग रहा होगा तुम्हें। रखो। हाँ, मतलब हमारे पूरे बैच का यही दुख है। चलो यार, ग्रेट। तो आई गेस अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। और हमारा लगभग 10:04 हो गया। हम्म। 10:05 पे स्टार्ट करते हैं, यूजुअली 5 मिनट हम वेट करते ही हैं। हम्म। और उसके बाद 1 घंटा वैभव तुम्हारा। हमारे सामने जो अभी जो बच्चे हैं, वो मेजॉरिटी वो बच्चे हैं जो इस साल अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो हमें, मैंने आपकी स्लाइड देखी काफ़ी अच्छे से। हम्म। कुछ क्वेश्चंस जो हम पहले एड्रेस कर रहे होंगे वो ये कि लास्ट के जो आपका कुछ महीने भर से भी कम टाइम जो बचा है, हम्म। इसमें क्या मस्ट चीज़ें हैं जो कि आप रिकमेंड करोगे स्टूडेंट को? आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आज सिर्फ आप बोलोगे, आपका सेशन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हम्म। और दूसरा ये कि काफ़ी 9th-10th क्लास के बच्चे जो होंगे यहाँ पर, उनके लिए आप क्या चीज़ रिकमेंड करोगे? और उसके बाद जो आपने स्लाइड बनाई है, मेरे को काफ़ी अच्छी स्लाइड लगी। ये आपने बता रखा है यहाँ पे आपकी कैसे रैंक 3 आई और इस सेशन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे। और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन यार पूछ रखे हैं पर काफ़ी इफेक्टिव हैं। राइट, स्लाइड्स पे काफ़ी मेहनत करी है वैभव ने। फिर आपकी स्लाइड्स पे मूव करेंगे, ठीक है? हम्म। तो 10:05 हो गए हमारे, शुरुआत करते हैं। सो हाय वैभव राज, ऑल इंडिया रैंक 3 कैसा लग रहा है? कभी सोचा था अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आओ? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं। सबसे पहले हमारे पास यार बच्चे हैं जिनका अभी इस महीने पेपर होने वाला है। तो कुछ 3-4 टिप्स जो कि आप उनके साथ शेयर करना चाहोगे कि यार ये 4 चीज़ें हैं, ज़रूर करना। देखो यार, अलग अलग टाइमिंग है, मतलब आपने शायद प्रिपरेशन पहले स्टार्ट की थी, यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद 11वीं से की थी, पर कुछ जनरल चीज़ें जो हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए लास्ट के 20-30 डेज में। हम्म। सर, एक बार कंफर्म कर देंगे, मेरी आवाज इको हो रही है हाँ क्या? हाँ, एकदम परफेक्ट आ रही है तुम्हारी आवाज़ वैभव। हाँ, ठीक है। हाँ, तो
आई थिंक अभी जो समय है, लाइक अभी जो 4 मेंस का जो अपॉर्चुनिटी मिला है, उसके कारण एडवांस में भी लाइक थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है, पहले मेंस और एडवांस को कंपेयर करें तो। और अगर अभी देखा जाए तो टाइम बहुत सिग्निफिकेंट है। मेरे अपने एक दोस्त से बात हो रही थी जो इस बार देने वाला है, तो मैंने उससे डिस्कस किया, तो ऐसा मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अभी एक्चुअली टाइम सिग्निफिकेंट है, तो अभी फोकस इस पे करना चाहिए कि मतलब पहले तो पेपर्स को देखना चाहिए। अगर कोई आइडिया नहीं है कि पेपर्स कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत लोग मतलब प्रिपेयर करते जाते हैं और उनको कोई आइडिया ही नहीं कि असली पेपर में आता क्या है। तो और ऐसा भी नहीं कि आपने मतलब सेग्रीगेटेड वे से अलग अलग, मतलब जैसे आपने अलग अलग चैप्टर वाइज जो बुक्स के एंड में दिए रहते हैं क्वेश्चंस, आपने उससे देखा है, तो उससे आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा होता है, लेकिन आपको एक मतलब एज अ होल आइडिया नहीं मिल पाएगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, मैं कैसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा। और इनफैक्ट अगर आपने मतलब 4-5 मॉक टेस्ट दिए तो फिर वो भी एक तरह से इनफ नहीं है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो 4-5 मतलब एक स्पेसिफिक टाइप के पेपर्स हुए हो, मतलब आपका उतना आपका अच्छे से एक्सपोजर नहीं मिल पाया हो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर्स को। तो आई थिंक अभी जिनका मतलब अभी मेंस आने वाला है, जो कि इसी महीने के एंड में है, और इसके बाद जो बाकी मेंस है, इन सभी के लिए प्राइम टिप यही रहेगा कि पहले तो पिछले साल के और उसके पिछले साल के सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। अब पिछले साल के शायद 16 है और उसके पिछले साल के भी शायद 16 है, तो फिर ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो फिर मतलब हर मतलब इवन नंबर ऑफ पेपर्स, जो इवन है या फिर जो ऑड वाले है, किसी मतलब एक पैटर्न पे और सफिशिएंट नंबर ऑफ पेपर्स को ट्राई कर लेना। और मैं मतलब बेटर एडवाइस ये रहेगा कि पिछले साल के सारे पेपर्स को अटेम्प्ट कर लिया है, तो उससे मतलब एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मैंने भी उन सभी पेपर्स को लगभग देखा है, तो वो सभी पेपर से एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आते हैं और मतलब कैसे टाइम मैनेज करना है। इसके बाद फिर ये भी रहता है कि किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करें। मतलब ऐसा भी होता है बहुत बार कि लोग मतलब किसी एक सब्जेक्ट को जस्ट ऐसे ही चुन लिया कि हाँ ठीक है इसी से शुरू कर देते क्या है, और फिर एंड में उन्हें पता चलता है कि वो सब्जेक्ट ही एग्जाम में टफ आ गया। तो फिर इसके लिए एक मतलब स्ट्रैटेजी बना के जाना है कि हाँ मैं इस पैटर्न पे जाऊंगा, क्योंकि मतलब मैंने इसको टेस्ट कर रखा है अलग अलग में। तो फिर जो मैंने बोला कि इतने सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है पिछले साल के या उसके पिछले साल के, तो उन सभी में अपने जो मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर है, मतलब सबसे पहले किस वाले को सॉल्व कर रहे हैं उसको मतलब थोड़ा सा शफल करके देखना है कि पहले फिजिक्स करूं, मैथ्स करूं, केमिस्ट्री करूं, या फिर मतलब पहले सभी के इजी कर लो फिर हार्ड करूं। मतलब वो एक पर्सनल चॉइस होता है। जैसे मेरा अपना था कि मैं पहले फिजिक्स करता था, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, ये जेई एडवांस के लिए, और मेन में क्योंकि केमिस्ट्री के उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं थे, तो मैं पहले मेन में केमिस्ट्री को कर देता था जल्दी से। तो फिर वो जो अपना एक मतलब अपना एक प्रेफरेंस रहेगा, वो आपको खुद ही डिसाइड करना है। अब उस पर मैं या कोई भी ऐसे ऐसा कुछ बता नहीं सकता कि हाँ यही बेस्ट काम करेगा। तो फिर ठीक उसको ट्राई करने के लिए बहुत सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करके खुद एक बार देखो कि इस पेपर में मैंने मतलब उसका एनालिसिस भी ऐसे ही करना है कि हाँ इस पेपर में मैंने सबसे पहले ये किया था, तो इसमें मेरा रिजल्ट ऐसा आया, इसमें मैथ्स हार्ड आ गया तो इसलिए मेरा ऐसा हो गया, तो उसको एक बार है। एनालाइज करना है। आशीष वर्मा जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वो आगे स्लाइड्स में ऑलरेडी एड्रेस्ड है। और इसमें वैभव एक चीज और करते हैं, आप कैमरा को थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ करो जिससे कि आप हम्म, आपका आई कांटेक्ट बढ़िया है। और हम्म, इफ पॉसिबल कुछ बच्चे ऑडियो इशू कह रहे हैं तो चेक कर लो कि कोई अगर अपने पास ईयरफोन टाइप है तो ईयरपीस हम पास करेंगे तो बेटर ऑडियो हो जाएगा। वैसे मेरे को समझ में आ रहा है पर शायद कुछ बच्चे मोबाइल पे देख रहे होंगे उन्हें ऑडियो इशू होगा। फाइन है, नो कोई जरूरत नहीं है। ऑल गुड, ऑल गुड, चलो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली आपने, अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं, जितने सैंपल पेपर, जितने प्रीवियस ईयर पेपर हो सके वेल एंड गुड। ठीक है, सारे कर सकते हो गुड, नहीं तो इवन आउट कर लो, नहीं तो सिर्फ पिछले साल के कर लो। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार केमिस्ट्री पहले करनी है, फिजिक्स करनी है या मैथ्स, कैसे ऑर्डर में और कितना कितना समय देना है। और अंदर की जो एंग्जाइटी होती है पेपर वाले दिन वो थोड़ी सी हमें कम महसूस हो रही होगी। स्लीप शेड्यूल। स्लीप शेड्यूल आई थिंक अभी डिस्टर्ब करना फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेंस भी ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो अभी थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, फिर किसी दिन ऐसे ही करते करते शाम को नींद आ जाएगी। अगर किसी का इवनिंग पेपर है तो उस समय मतलब ड्राउजी फील करेंगे, और मतलब किसी भी तरह से उसको मतलब एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी बस नॉर्मल 12 बजे के आसपास सो के सुबह जल्दी 7 बजे के आसपास उठ जाने से चलेगा। हाँ, ये जो आपने नॉर्मल बोला है ये काफी अब नॉर्मल है आजकल के बच्चों के लिए।
हाँ 8 बजे सो जाना, काफ़ी बच्चे 3-4 बजे सोते हैं आजकल, कुछ नहीं 7 बजे सोते हैं। मतलब तो हाल तो मेरा भी वही रहता है कॉलेज में, लेकिन प्रेफरेबल रहेगा कि लोग यही करें, क्योंकि एग्जाम का ऐसा शेड्यूल है, मतलब एग्जाम का ऐसा टाइमिंग इसमें है। यार जितने बच्चे हैं, आप अपना एक फिक्स टाइम देख लो कि यार 11 बजे सोता हूँ तो रोज 11 बजे के करीब आधे घंटे प्लस माइनस में सो जाऊँ, 12 है तो 12 सो जाऊँ, 1 है तो 1 सो जाऊँ, जिससे आप मैक्स 8 बजे तक जरूर उठ जाए, फिर चाहे आपका पेपर सुबह हो शाम को, अकॉर्डिंग रात को अवॉइड करें। ओके, ग्रेट। और कोई चीज यार अपनी तरफ से आप एडिशनल इस 1 महीने में कहना चाहोगे? आई गेस कवर्ड है ऑलरेडी, बस अपने मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ कर दो, वो तो ऑब्वियस ही है शायद आपके एंड से। डिस्ट्रैक्शंस, फोन, दोस्त वगैरह ये सब कौन होते हैं आपको पता नहीं होना चाहिए। और एक पॉजिटिव यार आपको अपना खुद सोर्स बनना पड़ेगा, खुद को बोलना पड़ेगा कि हाँ यार मैं अच्छी चीज करके आऊंगा। थोड़ी बहुत जो आपके पेट में एंग्जाइटी होती है वो गुड़ नेचुरल है, ठीक है, वो आपको धक्का देती है कि हाँ यार हमें रोज पढ़ना रहना है, टाइम पे सोना है, कुछ बाहर का खाना नहीं खाना, फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। थोड़ा सा बोर होते हो, छत पे चले जाओ, थोड़ा बाहर की तरफ देख लो, अच्छा फील करोगे। बंद कमरे में घुटन महसूस होती है तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली कमरे में ही, ठीक है, 15-20 मिनट पुशअप जंप वगैरह मार लिए, स्क्वाट्स मार ली, इस प्रकार से खून थोड़ा बेहतर रहेगा। और कोई आपके फैमिली मेंबर हैं जो बोलते हैं कि तुम्हारे ताऊ चाचा के फलाना ये इतना बड़ा रिजल्ट आया था, तो आई गेस मैंने आज ही अपनी कक्षा पे एक वीडियो निकाला था जिसमें आपको पॉइंट नंबर 1 ने काफ़ी चीज़ क्लियर करी होगी कि 90% मिलियनेयर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, वो प्राइवेट काम करते हैं, वो प्रोफेशनल्स नहीं है। तो इंजीनियरिंग एक अच्छा एग्ज़ाम है, मेडिकल एक अच्छा एग्ज़ाम है, आपके सारे प्रोफेशंस अच्छे हैं, पर वो एंड ऑफ लाइफ नहीं होता, ठीक है? तो आप अपना बेस्ट दो, जो दे सकते हो, पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से कहीं हम अपना पेपर खराब ना कर रहे हो, वो चीज़ ध्यान रखनी है। क्या समराइज़ हो चुका है, वैभव? अब मैं इनिशियली फास्ट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बच्चों का थोड़ा पेपर है, तो कहीं हम ज़्यादा समय ना ले रहे हों, कहीं वो होता है ना लास्ट में बच्चा जल्दी में है। उसके बाद जब 9th-10th के बच्चों की हम बात करेंगे तो हम अच्छी खासा समय लेंगे, फिर आपकी स्लाइड्स में हम अच्छा खासा समय ले रहे होंगे। अब काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में 10th लिख रहे हैं। एक तो यार वैभव 10th से कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है, 9th से करना चाहता है, तो क्या उसके लिए आप रिकमेंड करोगे? मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन तो रहेगा कि पहले जो हम 9th। पॉइंटर्स में चलते हैं वैभव। ये आजकल की हमारे बच्चे हैं, काफ़ी स्नैपी इन्हें चीज़ें चाहिए, ठीक है? हम कहीं लंबा खींचे तो वैसे ही बच्चों पे बहुत कम टाइम है अभी पढ़ने के लिए। हाँ, तो 9 और 10 वालों को सबसे पहले तो अपना चीज कंप्लीट कर लेना है, और अगर कोई 9 में, तो उसको ऑब्वियसली 9 का करने के बाद 10 का करना है, मतलब कभी जंप करने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो फिर इससे हुँ, मतलब गैप्स रह जाएंगे आगे की प्रिपरेशन 11 12 वगैरह में। तो कभी हुँ, गैप्स रहने नहीं देना, उसके लिए मतलब सीक्वेंशियली चलना है, ऐसा नहीं कि मतलब ट्राइंग टू गेट अहेड ऑफ वन सेल्फ करके फिर फाइनली एंड में मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए। और जो बुक्स जेई के लिए यूज करते हैं 11 वाले, मतलब जैसे बेसिक बुक्स हैं एचसी वर्मा या फिर आरसी मुखर्जी, वो ऑब्वियसली कोई 9 या 10 में भी पढ़ना शुरू कर सकता है, और आफ्टर बैकग्राउंड बन चुका है 9 और 10 की बुक्स का, तो वो समझने में भी कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, और इनफ कंटेंट भी है, मतलब समझाने वाले बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे इजीली नेट पे। तो फिर 9 और 10 के लिए तो यही प्रेफरेबल रहेगा कि सीधे अपना काम पहले जल्दी से कंप्लीट करके 10 का भी, जो 9 में हो वो 10 का भी कंप्लीट करके फिर इन बुक्स को स्टार्ट कर दे, और इंटरेस्ट लेके। ठीक है। इसमें ऐसा करते हैं वैभव, मैं अपने हैंड से एक इनपुट देने का प्रयत्न करता हूँ और आप एज़ अ रैंक 3 उसमें अपनी तरफ से और वैल्यू एडिशन बताओ। जैसे यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं भैया 10th वालों के लिए भी बताओ, 11th वालों के लिए भी बताओ, 12th वालों के लिए बताओ। मैं कोशिश करता हूँ 6th-7th क्लास वाले बच्चे को एक पकड़ूँ, फिर एक हम्म, स्ट्रैटेजी 9th-10th वाले के लिए बनाएँगे। एक बच्चे कुछ कह रहे हैं हमारी 11th खराब हो गई तो उनके लिए मैं बताऊँगा, एक 12th के लिए। और आफ्टर एवरी मैं चाहता हूँ आप सिर्फ 2 से 3 पॉइंट उसमें ऐड करें प्रिसाइज़ जिससे कोई भी बच्चा बोर ना हो रहा हो यहाँ पे या उसे यूँ ना लगे उसका समय जा रहा है। हम्म, तो सबसे पहले यार अगर 6th-7th क्लास का बच्चा है, हम्म, तो मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी भी एडवांस में पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी हिंद एडवांस में पढ़ रहे हो, सिर्फ मैथ्स और साइंस ऐसे हैं जो हम आगे की क्लासेस के पढ़ते जाएँ। तो अगर आप 6th क्लास के हो, आपको ज़्यादा पढ़ना है, तो आप 6th क्लास की अपनी एनसीईआरटी वगैरह कवर कर सकते हो, आर डी शर्मा कवर कर सकते हो। 6th का आपका खत्म हो गया, आप 7th क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी उठा लो, फिर आर डी शर्मा कर लो या फिर सीधा आर डी शर्मा उठा लो, जो आपको ठीक लगे। 8th क्लास की आप एडवांस में ऐसे करते जाओ। मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं जो अपना 6th क्लास में होते हैं और 8th-9th क्लास की आर.डी. शर्मा करते हैं। फिर वो 9th क्लास में पहुँचते हैं, तो वो 10th कर चुके होते हैं। फिर वो जब 10th में होते हैं तब वो 11th कर रहे होते हैं एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी कर रहे होते हैं। फिर जब वो असली में 11th में पहुँचते हैं, तो वो किसी भी एक कोचिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन को जॉइन करते हैं और अपना मटीरियल को रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका बेसिकली बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है और वो आगे
चल देते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति चाहे तो 6 से 10 तक घर से भी पढ़ सकता है, खुद पढ़ सकता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकता है, काफ़ी यूट्यूब पे अवेलेबल है, एनसीईआरटी वगैरह जैसी चीज़ें लोगों ने पढ़ा रखी हैं। और एक ये है, कुछ ऐड करोगे इसमें आप नहीं, ओलंपियाड्स वगैरह की ये तैयारी? आपने मुझे बताया था आपने सारे ओलंपियाड्स निकाल रखे हैं लगभग हाँ नेशनल लेवल पे। हाँ, हाँ। हाँ। तो लाइक उसके लिए तो ऑब्वियसली ये बेसिक फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है 6, 7, 8 में, कि आपने आगे के बुक्स पढ़ रखे हो ताकि आप 9, 10 में और ज्यादा एक्सप्लोर करके जो बुक्स उसके लिए रेलिवेंट है वो पढ़ सकें। हुँ, मतलब जैसे ओलंपियाड्स के लिए, जूनियर साइंस के लिए अगर बात करें, आप जो 6 से 10 वाली बात करें, तो उस समय जूनियर साइंस के लिए फिजिक्स में जैसे एच सी वर्मा या फिर केमिस्ट्री में आरसी को जिन बुक्स को पढ़ना नेसेसरी हो जाता है, और उसके लिए एक बेसिक फाउंडेशन के लिए 10 तक के, मतलब जैसे आर डी शर्मा बेसिक मैथ समझने के लिए, या फिर और एनसीईआरटी और फिर साइंस वाले एनसीईआरटी सब कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो फिर मतलब उसमें भी एक अच्छा फाउंडेशन नहीं बन पाएगा। तो आई थिंक जो आपने बोला वो बहुत बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। अब मान लो एक बच्चा 9th-10th क्लास में है, ठीक है? हम्म। तो ऐसे में आप क्या प्रेफ़र करोगे? जैसे हम ऐसा करते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ले लेते हैं, चाहे ये अपने आप में प्लेटफ़ॉर्म है, इसको भी हम अवॉइड कर देते हैं, हम सिर्फ़ इंस्टीट्यूट नाम ले लेते हैं। क्या हम उस तरह के जो बंडल्स आते हैं आपके 9, 10th, 11th, 12th 4 साल का कोर्स हो गया, उस टाइप की चीज़ को प्रेफ़र करें? या फिर आप बच्चे को कहोगे 9, 10th में घर में पढ़े, उसके बाद 11th, 12th में पढ़ना स्टार्ट करे? या फिर डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, उसे निकालना होगा तो बोथ स्ट्रैटेजीज़ आर गुड, राइट? क्या चीज़ आप रिकमेंड आपको ठीक पर्सनली अच्छी लगती है? पर्सनली तो मैंने दोनों तरफ से देखा है, मतलब जैसे आईआईटी बॉम्बे में भी अभी मेरे बैचमेट्स में बहुत सारे जिन्होंने 11 में शुरू किया, बहुत ने 9 में शुरू किया, तो आई थिंक दोनों काम कर लेंगे आराम से। अब ये होता है कि इंस्टीट्यूट में जाने पे आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ इसी डायरेक्शन में पढ़ना है, और अभी जो इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, तो फिर अब आई थिंक वो जो एक गैप था कि जो 9 में इंस्टीट्यूट में जा रहा है और जो नहीं जा रहा है, उनमें जो गैप था अब वो भी अब मतलब बहुत वीक हो गया, इनफैक्ट अब नहीं ही है, क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन हुँ, प्लेटफॉर्म सब कुछ कवर कर ही रहे हैं। हुँ, तो अब वो प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है और टाइम पे कि मतलब से टाइम्स मैच कर रहे हैं या नहीं, या फिर किसी को बेटर लगता है कि वो खुद से जल्दी जल्दी समझ लेता है, तो फिर वो चाहे तो घर से बैठ के पढ़ सकता है आराम से। ओके, ओके, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है इज़ ऑनलाइन इनफ फॉर जेईई एडवांस? देखो यार अंकुर ठाकुरिया, मैं 1-2 फैक्ट बताऊँगा, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को पकड़ोगे, ठीक है, चाहे वहाँ पे 40,000 बच्चे पढ़ते हों, ठीक है, न्यूज़पेपर में 400 बच्चों की फ़ोटो दिखाई जाती है, जो कि बेसिकली आपका टॉप 1% है। आप वो 1000 40,000 बच्चे आप कहीं भी डालोगे, ठीक है, बेसिकली पढ़ने वाले बंदे होते हैं यार, टीचर क्लियर नहीं करवाते। टीचर तो 1000 बच्चों को पढ़ाता है, उनमें से 2-3 बच्चे होते हैं जो अच्छी रैंक ले जाते हैं। तो किसको क्रेडिट दिया है? टीचर को क्रेडिट दिया जाए या फिर बच्चे को मेहनत की क्रेडिट की दी जाए? आपके बैच में कितने बच्चे थे यार? काफ़ी होंगे मतलब? नहीं, मेरे बैच में करीब 20 के आसपास थे। ओके। मतलब नहीं वैसे सारा बैच मिला के, जब आप 12th में थे, जहाँ पे आप पढ़ते थे, जब जब भी जो भी मतलब हाँ 400, 500, 700, 800 कुछ बच्चे होंगे। आप हाँ, टॉप बैच में होंगे शायद। वहाँ पे करीब 1000 के आसपास तो कम से कम होंगे ही। तो वही होती है यार, एट द एंड सारी स्ट्रैटेजीज़ गुड होती हैं, डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ पे सीरियस है। ऑनलाइन के कुछ ये एडवांटेजेस होते हैं, मान लो आप कहीं ऐसी जगह रहते हो कि ट्रैवलिंग टाइम में 1.5 घंटा लग रहा है, हम्म। कोचिंग पहुँचने में 1 घंटा लग रहा है। तो आप वो आने-जाने के 2 घंटे बचा सकते हो। आप अपना घर बैठ के प्रीवियस आपका बैकलॉग वगैरह है, तो वो चीज़ निपटा सकते हो। आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में मान लो आपके 1-2 टीचर खराब हैं, तो आपको यहाँ ऑनलाइन में 50 का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑफलाइन के अपने पर्क्स हैं, ऑनलाइन के अपने पर्क्स हैं। पढ़ने वाला बच्चा दोनों जगह निकाल लेता है। काफ़ी बच्चे दोनों जगह जाते हैं। तो इस पे वही इसमें कुछ एक्यूरेट आंसर नहीं है। बच्चा निकालता है चीज़ें। ग्रेट। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 11th वेस्ट हो चुकी है, वैभव क्या कहोगे उसे? अब इसके लिए तो पहले बेसिकली वेस्ट से कम आई थिंक एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो अभी अगर अभी से देखा जाए तो 1 नहीं, साल। एनसीईआरटी नहीं कह रहा वो बच्चा, वो कह रहा है उसने उसके बैकलॉग हैं, मतलब कंक्रीट चैप्टर मिस हो रखे हैं उसके। अच्छा। मतलब अगर 10-12 चैप्टर थे तो हो सकता है उसके 5-6 चैप्टर उसने छोड़ रखे हों। हाँ, तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो अभी मोर देन मतलब मोर देन 1 ईयर ही होगा अभी से देखा जाए तो, अगले एडवांस या अगले मेन तक। तो फिर उस समय तक आई थिंक इजीली क्लियर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर किसी कोचिंग में है तो फिर
कोचिंग का तो एक शेड्यूल दे दिया जाता है कि हाँ इस महीने में ये पढ़ाया जाएगा, या फिर वो अपने कोचिंग के सीनियर से भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अपने जो पुराने बैकलॉग्स है उसको एक बार मतलब एक बार टाइम स्केल पे लिख लेना चाहिए कि हाँ इस समय तक मुझे ये खत्म कर लेना है, या फिर इस दिन मुझे ये पढ़ लेना है। और अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा है 12 में भी, या फिर मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करके जिसको कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं, तो फिर तब तो एकदम एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना ही लेना चाहिए कि हाँ मैं अभी 11th का बैकलॉग पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं क्लास 12 के चैप्टर्स पढ़ूंगा। तो फिर और उस शेड्यूल से बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होकर स्टिक करना है। इसमें जैसे यूजुअली बच्चा जब 11th का बैकलॉग उस पर हो जाता है तो वो ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, बीट ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑलरेडी उसका एक पेस चल रहा होता है। तो अगर वो बच्चा सिर्फ पहले 12th फोकस कर ले, मतलब जो उसकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, मान लो 11th नहीं है 12th, थोड़ा एकदम से अलग हो जाता है जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, या तो मान लो वो व्यक्ति सिर्फ 12th पहले करता है, ठीक है, समहाउ एक ऐसे बैच में हो कि यार उसका 2-3 महीने पहले 12th खत्म हो जाए और उस आखिरी के समय में वो कुछ 11th के टॉपिक उठा ले, या फिर वो ऐसे कर सकता है कि यार 3 सब्जेक्ट हैं, 3 में से दो तीनों सब्जेक्ट की 12th में निकालूंगा, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा तो इस पीसीएम में से जिसकी 11th भी मैं पैरेलल साथ में करूंगा 12th के साथ साथ। तो इस प्रकार से उसके 2 सब्जेक्ट का 11th बचता है, और इन केस अगर वो सिलेबस फास्ट कर पाता है तो उसमें भी कुछ कुछ पोर्शन लास्ट के 1-2 महीने में एक आध चैप्टर इजी वाले निकाल सकता है। ये ठीक लगता है आपको? हाँ ये भी इजीली हो जाएगा, लेकिन फिर ये इंश्योर करना पड़ेगा उसे कि कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ही इज बिहाइंड द सिलेबस, या फिर क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे उसमें इंटरेस्टेड होगा, मोटिवेटेड रहेगा। बैकलॉग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक बैकलॉग फिर अगला अगला अगले बैक मतलब अगले चैप्टर्स को अपने में ले लेता है, तो फिर उसी कारण वो हाँ। मतलब इमेल्स हो जाता है और फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो फिर वैसा नहीं होने देना, बेटर रहेगा कि शेड्यूल के साथ स्टिक करके आगे बढ़े। और ये भी इंश्योर कर लेना है कि ऐसे कुछ चैप्टर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, या फिर मैथ्स में तो इतने नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक वगैरह में केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स जो कि 12 में भी बहुत काम आएंगे, उन सभी को पहले कंप्लीट कर लेना है उन चैप्टर्स पे जाने के पहले। नहीं तो फिर उन केमिस्ट्री में ये चैप्टर कुछ चैप्टर जरूरी हैं, हाँ। नहीं तो फिर वो पैसिव हो जाएगा उसको पढ़ना, अगर बिना बेसिक पढ़े पढ़े तो। ठीक है। अब कुछ बच्चे ड्रॉपर्स का पूछ रहे हैं। ड्रॉपर्स को ऐसे करते हैं, मेरे को तुम्हारी स्लाइड्स बहुत पसंद आई थी, तो मैं चाहता हूँ कि स्लाइड्स से हम आगे बढ़ें, और लास्ट में फिर बीच में जैसे ही कुछ ड्रॉपर्स का आता है हम उस चीज़ को साथ में एड्रेस कर सकते हैं। आई गेस मेन पॉइंट्स किसी बच्चे को अगर जल्दी जाना होगा तो वो हमने कवर किए हैं कि लास्ट के 10-15 दिन में आपको किस बुक्स सब कुछ कवर्ड है यार। स्लाइड्स में हम आगे चलते हैं। सो हाय वैभव राज, ऑल इंडिया रैंक 3, इतने कम नंबर 114 113 113, हाय हाय, माँ बाप तो एकदम नाराज हो गए होंगे। सो फ्रॉम बिहार, नाउ आई लिव इन यूपी, करंटली कंप्यूटर साइंस एट आईआईटी बॉम्बे, interested in algorithm, discrete maths and physics, hobbies में chess and table tennis, nice। चेस तो यार काफी अच्छा लगता है, और टेबल टेनिस तो आई गेस बहुत प्यारा चीज है। आप हॉस्टल में जाते हो इंजीनियरिंग में, सारे बच्चे टीटी वगैरह खेलते रहते हैं। तो अब स्लाइड आपकी है, पर बटन मुझे दबाना होगा अगले पेज का। तो एक हम्म। तरह से आप बोलना स्टार्ट कर दो और मैं अकॉर्डिंगली प्रेस करता रहूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ स्लाइड। हाँ, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे इंटरेक्ट करने आए हैं, और मतलब अभी तक हमने डिस्कस कर लिया और आगे भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब जेईई एडवांस और मेन के बारे में मेजर चीजें। और इसके बाद फिर फाइनली क्वेश्चन आंसर्स, मतलब जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अगले स्लाइड पे। हाँ तो ये सवाल भी मैंने बहुत देखा है कि मैंने क्यों प्रिपेयर किया, क्यों स्टार्ट किया। तो मैंने मतलब ऑब्वियसली इसका एक रीजन तो है, व्हाई नॉट, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में मतलब 8-9 वगैरह में टाइम बहुत रहता है, मतलब अपने सब्जेक्ट्स को छोड़ के पढ़ने के लिए। तो उस समय इंस्टेड ऑफ मतलब कुछ और करना, जैसे यूट्यूब वगैरह पे आजकल मैंने देखा है बहुत लोग टाइम वेस्ट करते हैं, तो उससे उसकी जगह पे मैंने यही सोचा कि यही पढ़ लूं, क्योंकि मैंने अपने भैया के बुक्स को देखा तो उसमें मतलब मुझे इंटरेस्ट आया। तो मतलब अगला पॉइंट यही है कि मैंने मतलब जो मैकेनिक्स और मैथ्स के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है उनको पढ़ना शुरू कर दिया स्टार्टिंग से। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये एक नेचुरल चॉइस है मेरे परस्यू करने के लिए। अ, इसमें यार बच्चों अगर आप देख रहे हो तो लिखना जरूर हर चीज को, ठीक है, मतलब स्लाइड्स मेरे को अच्छी लगी थी, तो आप भी अपने आप से ये सेम सवाल पूछ सकते हो, व्हाई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई। आपके लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है। हम्म। अगर आपका सेम सा होता है तो वेल एंड गुड, वही चीज लिखो। बाकी एक फैक्ट है, जितने भी लोग अपने लाइफ गोल्स को लिखते हैं वो 10 टाइम्स मोर रिचर होते हैं, ये रिसर्च है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ठीक है। तो आप जब भी अपना कभी भी लाइफ स्टेटमेंट प्लान कुछ बनाए, मिशन टाइप लिख रहे हो, तो उसको लिखने से उस चीज का अफेक्ट होना, और प्रिसाइसली लिखना चाहिए कि इतने नंबर लाऊंगा या यहाँ तक मैं करूंगा, वो प्रिसाइज जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जेई फोड़ूंगा, लिखो कि यार जेई में पीसीएम में इतना जाऊंगा, इतनी रैंक तक जाऊंगा। चलो आगे। हम्म। सेकंड,
हाँ, यही अभी मैंने बताया कि मतलब अपने भैया के बुक्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे और मतलब इंटरेस्ट आया तो उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर मोटिवेशन, पहले तो मोस्ट सिग्निफिकेंट मोटिवेशन जो सबको पता ही होता है आई थिंक, कि मेरे पास चॉइस है कि मैं क्या परस्यू करना चाहूँ, उसको मैं मतलब फॉलो कर सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे आगे चल के 11-12 में मतलब 8-9 में अगर सोचे, तो फिर अगर मान लो 11-12 में मुझे साइंस लेने का मतलब हुआ कि फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ूंगा, तो फिर जेई के लिए पढ़ के इन इफेक्ट तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो फिर मैं केयूपीआई के थ्रू आईएससी में भी जा सकता हूँ या किसी और साइंस कॉलेज में। या फिर मुझे इंजीनियरिंग चूज करना है और मतलब मेरा एक अच्छा रैंक, मतलब मैं अपना बेस्ट रैंक लाऊं, तो फिर मैं अपने हिसाब से ब्रांच चूज कर सकता हूँ। मेरे पास एक राइट आ जाएगा कि हाँ, मैं मेरा जिसमें इंटरेस्ट है मैं उसी में जाऊंगा। और दूसरा है कि नाइस रैंक जो अगर आ जाए तो फिर उससे बूस्ट मिलता है ऑलवेज के लिए, कि हाँ मतलब एक कॉन्फिडेंस के लिए आपको बैक करने के लिए रहता है कि मतलब हाँ आपने एक बहुत बड़ा चीज अचीव किया और आप उसको कभी भी कर सकते हैं। आप मतलब मेहनत की जरूरत है बस। तो मेन मोटिवेशंस मेरे लिए तो हमेशा मतलब थ्रू आउट माई जर्नी यही रहे कि मतलब चॉइस और फिर एक सपोर्ट। ठीक है, ओके। यार हाँ मुझे तो ये बताओ, वैसे आप मिडिल क्लास से हो, कैसे अपर मिडिल क्लास, क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास। तो क्या कभी वो मोटिवेशन था कि यार अपने को जो फाइनेंशियल अभी तक बचपन में रहे हैं, कल को नेक्स्ट जनरेशन में नहीं रहेंगे, या फिर कुछ यूं था कि मेरे को कोई पर्पस सॉल्व करना है या इम्पैक्ट मारना है, या कुछ का यूं होता है कि यार मैं कभी शॉपिंग करने जाऊं तो प्राइस टैग को ना देखना पड़े? मतलब क्या था वो? कुछ कुछ मोटिवेशन होते हैं ना, छोटे छोटे सबके होते हैं, और उसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर कोई बोलता है मेरे नहीं है तो झूठ कह रहा है वो। आपके क्या थे? मेरा ये तो था कि मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो हम्म। वो एक एम तो हमेशा रहा है कि जितना अभी है उससे एक लेवल ऊपर तो जाना ही है। हम्म। तो वो तो हमेशा ही रहा है। ओके, ग्रेट। व्हेन शुड वन स्टार्ट? तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था, मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल करना है, और मैंने भी वही किया था। करीब 8-9 में मैंने मतलब ओलंपियाड्स के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था, जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए। तो फिर इनफेक्ट मैं जेई के लिए ही पढ़ रहा था, हालांकि मैं वो बुक सॉल्व नहीं करता जिनके ऊपर लिखा रहता है कि फॉर जेई मेन एंड एडवांस, लेकिन मतलब बुक्स तो वही पढ़ रहा था मैं, और मतलब कॉन्सेप्ट को समझ रहा था अच्छे से अर्ली से। तो फिर वो ऑब्वियसली फायदेमंद रहा मेरे लिए। ओके। हाँ, ये वही है कि आईजेएसओ प्रेप में मैंने ऐसे बहुत सारे बुक्स देखे। यार ये बताओ, आपने कब पढ़ाई स्टार्ट की थी ऑनेस्टली? ऑनेस्टली मतलब जेई स्पेसिफिक बुक्स देखे थे जेई 11। स्पेसिफिक, जेई स्पेसिफिक नहीं कि मतलब, पर यूं सोच लिया था कि यार अपने को कुछ बड़ा फोड़ना है तो छठी क्लास में ही, जब चाहे आप एट्थ क्लास पढ़ रहे हो, सिक्स क्लास में, एट्थ पढ़ रहे हो, पर वो है जेई की तरफ इंक्लाइन, जैसे कि कल को हम जेई पढ़ सके। तो वो आपकी फर्स्ट क्लास क्या थी? हाँ, वो क्लास 6 के आसपास मैंने मतलब आगे के क्लासेस के बुक्स पढ़ने शुरू किए थे। ठीक है। और गुड, गुड गुड। तो जितने यहाँ पे बच्चे हैं, मतलब ऐसे बुरा नहीं सोचना कि यार हम तो 10th 11th में लेट स्टार्ट हुए हैं। आप सही जगह पे स्टार्ट हो। मैं दोबारा एक कोट फिर से बता देता हूँ, ठीक है? थोड़े थोड़े फैक्ट्स कम बताए जाते हैं हमें। 90, 1 करोड़ लोग यार मिलियनेयर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। उनमें से 90% लोग प्राइवेट एरिया में काम करते हैं, स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, सोलोप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं। सिर्फ 10% लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए। तो कभी भी लाइफ में एक तो यूं नहीं सोचना है, ठीक है, कि बहुत अच्छी चीज होती है यार टॉप 1000 रैंक लाना, भी बहुत मेहनत का काम होता है। हमारे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उनके टॉप 1000 बच्चों में आना। पर गलती से अगर आपकी लोअर रैंक आती है तो कहीं आप अपना वो डाउन नहीं करना गलती से भी। लाइफ बहुत ज्यादा बची हुई है, अपने आप को पुश जरूर करते रहना है। ग्रेट। सो ओके, टू मच अबाउट व्हाई एंड व्हेन, लेट्स डिस्कस सम हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज। हाँ, तो आई थिंक ये अभी जो बच्चे हैं जिन्होंने लॉकडाउन के थ्रू मतलब अपना टाइम काटा है, तो उनको ऑब्वियसली बहुत फील हो रहा होगा कि स्टडीज पे फोकस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी ऐसा फील किया था अपने प्रिपरेशन के एंड में। मतलब जैसे जैसे जेई एडवांस और मेन असली मतलब जो फाइनल डेट्स थे वो पास आए, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये सोचना है कि क्या ऐसा कुछ मतलब पढ़ने से ज्यादा कुछ प्रोडक्टिव है क्या। मतलब अगर आपको कोई और पैशन है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मतलब यूजुअली ऐसे टाइप के नहीं होते हैं, मतलब ऐसे टाइप के डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते मोस्टली, मतलब फोन या फिर फ्रेंड्स के साथ बातचीत वगैरह ही होते हैं मतलब। तो फिर अगला पॉइंट है कि ऑब्वियस है कि अगर आपके फोन के कारण, तो फोन को स्विच ऑफ कर दो या फिर मम्मी को दे दो कि मम्मी आप रख लीजिए और मुझे मत दीजिएगा। फिर दूसरा है कि फ्रेंड्स के साथ है तो उनको समझा दो कि हाँ मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, चाहे वो कुछ भी बोले मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। और टीवी और मोबाइल या गेम्स के बारे में है, तो फिर उसमें तो ऑब्वियसली आपके पास है कि गेम को अनइंस्टॉल कर दो या फिर मोबाइल मोबाइल
राइट। मोबाइल पे यार ये बताओ 11th-12th क्लास में कितने मोबाइल थे आपके पास, कितना इस्तेमाल करते थे? नहीं, एक ही मोबाइल था और मैं यूज करता था, मतलब ऐसा नहीं कि बंद करके रखा था, लेकिन यही था कि मतलब एज सच मैंने कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक कभी यूज नहीं किया, मतलब नहीं, मेनली। अब अपने यूज को डिफाइन करो कि यार इतनी देर यूज करता था और ये यूज करता था। नहीं नहीं, उस समय तो फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट थे ही नहीं, और हाँ, ऐप को यूज करता था मतलब बहुत बार दोस्तों से बात करने में, या फिर टीचर्स को डाउट भेजने में, या कुछ और ऐसा। मतलब उसको काफी बच्चे यूज की डेफिनेशन में भी नहीं डालेंगे, टीचर से डाउट पूछना, मोबाइल का इस्तेमाल। तो नहीं ठीक मतलब है। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भी बिल्कुल गेम नहीं खेलता था या ऐसा कुछ, लेकिन उसमें एक सेल्फ कंट्रोल आना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं इतनी देर खेलूंगा। जैसे मेरा मतलब ऐसे कोई बड़ा एग्जाम हुआ, मतलब ऐसे मेरे जो यूनिट टेस्ट होते थे, तो उसके मैंने ऐसा किया कि हाँ ठीक है आज यूनिट टेस्ट है, और मतलब मंथली टाइप का था, तो फिर इसके बाद फिर मैं एक दो दिन थोड़ा सा एंजॉय करूंगा, क्योंकि मैंने इस पिछले मंथली टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ाई की, तो फिर अब मैं एक दो दिन एंजॉय करूंगा। उस समय मैंने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया, मतलब ऐसे मैं फीफा मोबाइल सॉफ्टवेयर वगैरह खेलता था बहुत इंटरेस्ट के साथ, तो फिर वो गेम डाउनलोड कर लिया, लेकिन फिर हम्म, उसको दो तीन दिन में अनइंस्टॉल कर देना। और फिर मतलब ये मम्मी को मैंने बोल दिया था कि अगर मैं नहीं करूँ तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि हम्म। बहुत बार मतलब मन नहीं करता है करने का, तो फिर ऐसे कुछ कंट्रोल, मतलब ऐसे कुछ रखने चाहिए कि फीडबैक। फ्रेंड्स आपके कौन कौन से थे यार इस 2 साल की प्रिपरेशन में? क्या वो आप जितनी मेहनती थे या किस टाइप के थे? मतलब मोस्टली तो वही फ्रेंड्स थे वहीं पे जो मेरे साथ सेम बैच में पढ़ते थे, तो फिर ऑलमोस्ट सभी मेहनती थे, इनफैक्ट एक्चुअली सभी थे मेहनती। हम्म, और कोई ऐसे टाइम पास वाले डिस्कशंस के लिए हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, तो फिर हम्म, मतलब सभी लोग फोकस थे, और सभी को पता था कि हाँ अगर मैं इसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो इनफेक्ट मैं अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब क्यों करना किसी का टाइम वेस्ट। तो फिर हम्म, और ऐसा कभी रहा नहीं कि यहाँ आपको किसी से मतलब बातचीत किए जा रहा हो और जिसका कोई मोटिव नहीं है, या फिर जस्ट ऐसे ही हम्म। मतलब टॉपिक पे टॉपिक ले जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं रखा मैंने कभी। और मतलब ऐसे दोस्त थे भी नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे। एक बच्चा कह रहा है भैया ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 12वीं पास करी थी, कॉलेज में आया था तब मुझे पता चला था एंग्जाइटी क्या होता है। मैंने ऐसे डिक्शनरी खोल के देखा, ओके व्हाट इज एंग्जाइटी। बाद में पता चला जो पेपर से पहले जो थोड़ा सा डर लगता है उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। तो ये आजकल कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी ज़्यादा चल रही हैं। तो जब भी यार ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी वगैरह हो, पहले ये देख लो पेपर कितने महीने बाद है, एक प्लान स्ट्रक्चर आप बनाएं कि इतना इतना समय है, ये इतने दिन ये सब्जेक्ट में पढ़ने वाला हूँ, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। जब भी कोई चीज़ एग्जीक्यूट करते हो सबसे पहले बेसिक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। यार मैं सोऊंगा कब? एज अ स्टूडेंट आपका सोने का टाइम फिक्स होगा, तभी आप पूरे दिन को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि यार मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ, या रोज 8 बजे उठता हूँ, या रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ। अब उसके बाद का समय में ओके मैं 3 सीटिंग रखूंगा, 4 सीटिंग रखूंगा, सारी सीटिंग्स मेरी एटलीस्ट 2 घंटे की जरूर होंगी। हम्म, ठीक है, मैं मोबाइल को ऑफ कर दूंगा। एक तो मोबाइल ऑफ करते ही, जैसे इसने वैभव ने भी कहा, मैंने मोबाइल सिर्फ बेसिक अपने जो काम की जरूरत है, डाउट्स पूछ लिया, कभी दोस्त से पूछ लिया क्लास कब है, कितना पढ़ लिया, पेपर वगैरह। और इसके दोस्त भी बहुत ज्यादा मेहनती बता रहे हैं वैभव अभी। तो उन चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब आपने फोन को एज अ स्ट्रेंथ यूज किया, ना कि ओके चलो मार दो मुझे, गला मोच दो मेरी पढ़ाई का, उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया हमने। तो टीवी मोबाइल तो आई गेस यार आजकल कोई, सॉरी टीवी तो कोई यूज करता ही नहीं है, हाँ, और खैर। ऐसे ही बंद हो चुके हैं सारे। तो डोंट सब्सक्राइब, अनइंस्टॉल गेम्स, ग्रेट। सो डिड आई टेल एनीथिंग नॉन ऑब्वियस इन द प्रीवियस स्लाइड? आई गेस सबको ही पता ही है ये सारी चीजें, राइट? हाँ, Anything unrelated to the subject QPs can be solved by you. Just come to the terms with your conscience. वही कह रहा है यार, नॉर्मल चीजें पर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंट होता है ऑन द स्पॉट से, कि अभी आपको बताया गया तो अब तक तो हो जाने चाहिए थे सारे गेम अनइंस्टॉल। ठीक है, फालतू फालतू दोस्त ब्लॉक हो जाने चाहिए थे अब तक, फेसबुक डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए था, इंस्टाग्राम को भी उड़ा देना चाहिए था, अब तक तोड़ जाने चाहिए थे, राइट? गलत तो नहीं कह रहे वैभव? हाँ बिल्कुल सही, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की बात है ये तो। सेल्फ डिसिप्लिन आपका यार तब होगा, एक तो सोने का टाइम आपका फिक्स हो। आपको लगता है यार पता नहीं कभी भी 1 बजे तक तो उठना पड़ ही पकता है, एक के बाद आएगा सब सो सकते हैं, ऐसा कोई पढ़ाई का काम नहीं होता यूजुअली। तो आप 1 बजे सो, आप 1:30 कर दो यार, चलो 1:30 के बाद। पर 1:30 बजे फिर आपको पता हो कि यार सुबह मैं 8 साढ़े 8 उठ जाऊंगा, 7 घंटे की, 6 से 8 घंटे की नींद यार परफेक्ट मानी जाती है। आप 6 की रख लो पर 8 से ऊपर ना हो एज अ स्टूडेंट। सो हाउ मच टू स्टडी, कितना, 1 किलो 2 किलो वो देख लेते हैं। completely student dependent, no upper bounds, great. i ऑब्वियसली। I can tell you some lower bounds. On a school day aim for 10 hours, adjust accordingly. अच्छा, नॉन स्कूल डेज एम फॉर, मैं भी वही सोचा यार, स्कूल वाले दिन तो 10 ज्यादा हो गए।
On a non-school day, aim for 10 hours, adjust accordingly for school days. तो स्कूल आपका स्कूल के दौरान भी पढ़ते थे? बीच बीच में कोई टाइम मिल गया अपना? मतलब मेरे क्लासेस से ही ऐसे इंटीग्रेटेड टाइप के होते, तो मतलब फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तो अलग होते नहीं थे, सेम ही हो जाते थे। और ओके, इंग्लिश वो मतलब ज्यादा रेयरली होते थे, तो फिर मतलब फिजिक्स फुल मैथ्स टाइम को केमिस्ट्री यूटिलाइज हुआ है बेसिकली। हाँ पूरा फुल यूटिलाइज हुआ मेरे लिए तो। ठीक है, ग्रेट। तो क्या वीकली अपने आवर्स आप सब्जेक्ट वाइज फिक्स करते थे कि यार ओके अपने को कुछ 80-90 घंटे पढ़ना है या 70-80 घंटे पढ़ना है, और फिजिक्स को लगभग 25 घंटे जाएं, इसको 25, मैथ्स को थोड़े 30-35, इस प्रकार से? मतलब ऐसे मैंने फिक्स तो नहीं कर रखा था उस वीक में, मतलब उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है उसके बेसिस पे रखता था मैं यूजुअली, कि अगर केमिस्ट्री में जैसे कोई आसान सा टॉपिक है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट टाइप का, तो उसको उतना ज्यादा टाइम नहीं देके, उस समय फिजिक्स में मैकेनिक्स चल रहा होता है, रोटेशन वगैरह, तो उसको पढ़ लिया, ज्यादा उसको ज्यादा टाइम दे दिया। तो फिर वो भी टाइम स्पेसिफिक है, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ मैं इस मतलब ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को लगभग इक्वल प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 10 आवर्स विद लेक्चर, लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं उसमें या एक्सक्लूडेड हाँ है, वो पूछ रहा है बच्चा। इंक्लूडेड है, मतलब ओके, इसके अलावा 10 घंटे निकालना शायद मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने होते थे लगभग, और नंबर ऑफ सॉरी ट्यूशन आवर्स कितने होते थे? एक होती है सेल्फ स्टडी, एक होती है ट्यूशन आवर्स। हम्म। तो अगर मान लो परसेंटेज वाइज आप बता सो। इन इफेक्ट 50% के 40% के आसपास होता था, मतलब करीब 4.5 घंटे के आसपास ट्यूशन आवर्स, मतलब हम्म, क्लासेस। और उसके अलावा अपनी तरफ से मैं करीब सुबह को जैसे 4 घंटे, और फिर रात को क्लासेस से आके, मतलब मेरी शाम को होती थी, तो फिर रात को क्लासेस से आके भी करीब 2-3 घंटे पढ़ता था मैं। तो 4:6 रेशियो टाइप का कुछ था। ठीक है। 4:6 रेशियो, 2:3। वो ग्रेट, वही 1.5 वाली आपकी चीज निकल के आ रही है, ग्रेट। कुछ और तो नहीं बताया था मैंने हीरो? 1.5 टाइम्स आपका सेल्फ स्टडी टाइम, गुड। ठीक है, सबको ही क्लासेस लेनी पड़ती हैं यार, सबको ही हम्म। टाइम मैनेज करना पड़ता है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा, सिर्फ ट्यूशन से फायदा नहीं होता, लास्ट में निकलना आपको ही है। ओके, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन पेपर? Stay calm while in the exam. Practice a lot of paper. Understand what suits you best. My preference ordered is physics, maths, and chemistry. I guess काफी बच्चों का उल्टा होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर मैथ्स को प्रेफर करते हैं, बट ठीक है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको आप पहले करो। लर्न टू हैंडल टाइम प्रेशर। वो टाइम प्रेशर यार तभी होगा जब आपने इतने सारे पेपर निकाल रखोगे कि आपको पता है कि मैथ्स लगभग इतने टाइम में करूंगा, फिजिक्स इतने में, और केमिस्ट्री में और भी कम समय में करूंगा, तो मैथ्स फिजिक्स में एडजस्ट कर लिया वो टाइम। Why my preference was PMC? ये तो आप ही बताओ। Physics strongest for me. और मैं मतलब मैंने देखा था बहुत सारे पेपर्स एडवांस वाले सॉल्व कर रहे हैं कि हाँ ठीक है 1 घंटे में लगभग कंप्लीट हो जाता है, 1-2 सवाल छूट जाते हैं, लेकिन ठीक है मतलब ओवरऑल 18 में से 15-16 सवाल तो हर बार हो जाते थे 1 घंटे में। इसके बाद मैं मैथ्स करता था, क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर मैं मैथ्स लास्ट के लिए छोड़ रहा हूँ और फिर मैं केमिस्ट्री में आराम से करने लग रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा स्लैक कर जा रहा हूँ, तो फिर मैथ्स में मेरे बहुत ज्यादा सवाल छूट जा रहे हैं, मतलब ऐसे हम्म, मतलब बहुत बार 9-10 सवाल भी छूट गए। तो फिर इसलिए मैथ्स में मैंने कोशिश किया कि 1 से 1.5 घंटे का टाइम दूं, और उसमें मतलब तभी मैथ्स से आगे बढ़ू जब मतलब 14 से 15 सवाल हो चुके हो। और फिर केमिस्ट्री में क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो याद करने वाली थी, तो फिर वो उसको मैंने फिंगर टिप्स पे रख रखा था, तो फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के सवाल मतलब भले ही उसमें कितना भी सोच रहा हूँ, लेकिन वो लगभग इंस्टेंटली हो जाते थे 1-2 मिनट में। तो फिर उसके कारण सिर्फ फिजिकल का बचता था, और उसमें भी मतलब ऐसे भी आजकल इतने कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं आते हैं जो मैंने नोटिस किया है। तो केमिस्ट्री को मैंने मतलब 30 से 40 मिनट्स का एक स्लॉट दे रखा था एग्जाम के एंड में। और फिर अगर कुछ टाइम बच जाए जो इजी पेपर यूजुअली हो जाता है, तो फिर उसको रिवीजन के लिए रख लिया, लेकिन मतलब ये हमेशा नहीं हो पाता था। और ऑब्वियसली कुछ सुपर हार्ड पेपर्स आते थे, तो फिर उनमें हम्म, जैसे फिजिक्स में भले फिजिक्स में 4-5 सवाल छूट गए, फिर मैथ्स में भी। हम्म, तो ये सब पेपर पे डिपेंड करता है कि आपसे कितने हो पाएंगे कितने नहीं, लेकिन ये डिसिप्लिन भी जरूरी है कि आप इसी ऑर्डर में चले। ऐसा ना हो कि आप घबराने लग जाएं कि हाँ ठीक है अब मेरा ये हम्म, सब्जेक्ट खराब हो रहा है तो इसको छोड़ो अगले में जंप करो। और हम्म, एक और चीज होती है कि अगर एंड में आपके 5 सवाल मतलब कुछ सवाल बाकी है जिसको आपको लग रहा है कि हाँ मैंने इसमें सोचा है लेकिन मैं अब इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, हम्म, और आपके पास मान लीजिए 15 मिनट बाकी है, हम्म, तो इस समय इंस्टेड ऑफ कि मैंने ये सवाल भी देख लिया फिर अगले पे भी चला गया और फिर उसके बाद अगला भी देख लिया, सब पे थोड़ा थोड़ा ट्राई मार लेता हूँ, इससे अच्छा रहेगा कि आप एक सवाल को पकड़िए और उसको खत्म कर दीजिए। हम्म, मैंने ऐसा नोटिस किया कि ऐसे मतलब 15 मिनट में फिर मतलब बहुत सारे एग्जाम्स, मतलब एक नहीं दो नहीं मतलब बहुत सारे हम्म, एग्जाम्स मेरे आखिरी 15 से 20 मिनट में एक भी सवाल नहीं होता था, क्योंकि मतलब जो हार्ड सवाल थे मैं उस पर जंप करते आ जाता था कि हाँ ठीक है ये छोड़ के अगला ट्राई कर लेता हूँ, वो मत कीजिए और मतलब एक सवाल को पकड़ के उसको खत्म करके ही छोड़ना है।
और अगर लग जाए तो फिर कि ये नहीं होने वाला तो फिर उसको छोड़ ही देना है, फिर उसको घर जाके ही देखेंगे, मतलब अगर एग्जाम है, मतलब प्रैक्टिस एग्जाम है तो उसको छोड़ ही देना है, सीधे मतलब अगले सवाल पे जंप कर जाना, अगर लग रहा है कि हाँ अब मैंने इसे पूरा ट्राई दे दिया, और फिर उसको एग्जाम में फिर देखना नहीं है। तो ये भी रखना है, इस पे क्या हुआ कि आखिरी एंड का जो टाइम होता है उसमें जो पैनिक हो जाता है वो नहीं होगा। तो जो मैंने पहला पॉइंट दिया था कि स्टे काम इन द एग्जाम, वो मतलब वो मेंटेन भी रहेगा आपकी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। ठीक है, ग्रेट। And then the super hard paper. How many questions should one aim for? Answers all. क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल है ये समझना है, तो फिर अब फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू योर स्पीड कि आप कितने कर पाते हैं। और मतलब वो अगले स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन किया कि स्पीड को कैसे मेंटेन किया जाए, तो शिफ्ट कर जाएगी थोड़ा। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा कि एक टाइमर लेकर प्रैक्टिस किया जाए कि हाँ आपने एक क्लॉक ले लिया, फिर मतलब अपने फोन के स्टॉप वॉच नहीं, टाइमर को यूज किया। ये बताओ, इन शॉर्ट, एक एक चैप्टर को लगभग कितने बार पढ़ा होगा आपने? और मतलब अगर कोविड का पैंडेमिक नहीं होता तो फिर 2 बार पढ़ा होता मैंने, लेकिन एंड तक आते आते 3 बार हो गया था लगभग, 3, और कुछ कुछ चैप्टर्स जो टफ वाले थे, रोटेशन वगैरह या फिर मैग्नेटिज्म में कुछ कुछ, वो 4 बार भी हो गए थे। अच्छा, तो मान लो हम एक चैप्टर पकड़ते हैं, जैसे कि कोई सा फेवरेट चैप्टर बताओ आप फिजिक्स का, रोटेशन ही पकड़ लेते हैं चलो। तो रोटेशंस का एक बार पढ़ने का आपका क्या मतलब है? एक बार पढ़ना मतलब मेरे पास जो मटेरियल है उसमें सारे सवालों को सॉल्व कर लेना, और कितने? नोट्स हम्म, नोट्स पढ़ लेना। सवाल कितने थे, आई थिंक रोटेशन में करीब 100 के आसपास रहे होंगे। 100 के करीब जो सवाल थे, तो आपने नोट्स, आपको जो क्लास में पढ़ाया वो कितनी बार रिवाइज करते थे आप? नोट्स तो मैंने लगभग हर सिग्निफिकेंट एग्जाम के पहले एक बार पूरे पढ़ लिए थे, मतलब और खास कितने सिग्निफिकेंट एग्जाम्स दिए थे आपने? मतलब जितने भी मेरे यूनिट टेस्ट होते थे उसके पहले एक रात पहले तो मैं नोट्स ही पढ़ता था, और फिर ओलंपियाड जो जैसे फिजिक्स ओलंपियाड मेजर या फिर जेई मेन के पहले, और फाइनली जेई एडवांस के पहले तो लगभग बिल्कुल। नंबर हमें एक पता चल जाए, 5 बार, 6 बार, 8, 10, कितना? हाँ 5 से 6 बार तो पढ़ा होगा मैंने। 5 से 6 बार आपके नोट्स रिवाइज हुए हैं। हम्म। और आपका फिर जो भी मॉड्यूल था, कोचिंग का मटेरियल जो भी था, वो कितनी बार आपने पढ़ा है? हाँ अभी जो मैंने पढ़ना बताया कि 2 से 3 बार वो उसी मॉड्यूल को सॉल्व करने के बारे में बताया कि तो आपका बेसिकली 5 से 6 बार आपका नोट्स है, 3 बार आपका वो है। उसके बाद आपने सैम्पल पेपर कितने निकाले हैं रोटेशन के? एक तो हो गए कि आपके 19-20 के आपने पूरे पेपर निकाले, उसमें हो गया। फिर शायद प्रीवियस 40 ईयर्स किया था आपने? 40 तो नहीं किया था, लेकिन जो मेरे मॉड्यूल के एंड में रहते थे पास जी बस आई थिंक उसमें 10, मिनिमम 10 साल तो रहते ही थे, तो वो सारे हम्म। कर दिए थे। और लगभग आपने वो जो 32 पेपर थे करीबन, वो पढ़ के गए थे? 32 नहीं, मेरे समय तो 16 थे क्योंकि हाँ, आपके टाइम पे तो 16 थे, तो वो 16 आपने किए थे। हम्म। और उससे पहले के पेपर? उसके पहले के जेई मेन वाले नहीं किए थे क्योंकि मतलब स्टाइल में बहुत चेंज हो चुका था, सीबीएसई से जेई, सीबीएसई से एनटीए में आते हुए, लेकिन 18 और 17 वगैरह के तो किए थे मैंने। और कोचिंग के अंदर कितने पेपर दिए होंगे ऐसे प्रैक्टिस पेपर टाइप आपने? हर मंथ एक होता था शायद, मतलब फ्रीक्वेंसी कभी कभी वेरिएबल रहता था, कभी 1.5 महीने में होता था, और हम्म। एंड की तरफ बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था, लेकिन एक मतलब अपने पास एक सोर्स ऑफ पेपर रखना चाहिए कि हाँ जब मुझे लगे कि अभी मैंने सिग्निफिकेंट पढ़ लिया तो मैं एक पेपर को रिवाइज कर, मतलब एक पेपर को अटेम्प्ट कर लूँ टाइम मैनर में। ठीक है, तो अब जितने बच्चे यहाँ पे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया, जिसकी मैं आपको समरी दे देता हूँ, जो कि है रिविजन्स। ठीक है, तो आपके वैभव जी हैं, इन्होंने लगभग 5 से 6 बार नोट्स करे हैं। 3 बार इनकी उसी चैप्टर का कोचिंग मटेरियल हुआ है, तो एक तरह से वो रिवीजन ही है, उस पर आप बिल्डअप कर रहे हो। उसके बाद आपके पेपर्स हुए हैं प्रैक्टिस, जो साल के अंदर होते हैं, अब क्योंकि रोटेशन चलो बीच में आता है, ज़्यादा भी नहीं तो 5-6 आपके प्रैक्टिस पेपर रहे होंगे, जिसमें रोटेशन का भी हम्म। पार्ट रहा होगा या फुल सिलेबस का पार्ट रहा होगा, मिनिमम 5-6। उसके बाद आपने सारे के सारे 16 पेपर निकालने हैं, जिसमें रोटेशन के एक एक दो दो क्वेश्चन आए होंगे। और उसके बाद आपने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर भी किए हैं। तो हाँ, तो रिविजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मोटा मोटी बोलें तो यार, हर चैप्टर का एटलीस्ट 10 बार रिवीजन हुआ है। वही जैसे बोर्ड टॉपर कहता था, मिनिमम 15 बार सैम्पल पेपर निकाल के गया था। 15 मतलब कितनी, शायद 8-10 बार उसने चैप्टर को रिवाइज किया था। किसी भी पर्टिकुलर जगह में रिविजन्स आपको लीड दिलवाएंगे, ना कि आपने क्या पढ़ा है या फिर कितनी किताबों से पढ़ा है। 5 किताबें नहीं, यू हैव टू डू 1 बुक 10 टाइम्स, राइट? सो
और ये यार हमारा रिसर्च भी है यार वैभव, एक जगह मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था कि हम जो भी पढ़ते हैं उसका 10% हमें लगभग याद रहता है। So in order to acquire 100%, you have to read a book 10 times. This was the most important thing. अगर कोई अभी तक रुका हुआ है, अगर आपको ये निकालना है, you have to revise every chapter at least 6 times. And in his case ये कह रहा है 10 के करीब लगभग ये रिविजन्स हुए हैं, जिसमें आपको नोट्स के यार बार-बार रिवीजन निकालने, नोट्स के 6 रिवीजन थे। तो एक तरह से आपको नोट्स यूँ याद हो जाता है, ओके पहले ये पढ़ाया गया था, फिर अगले पेज पे ये पढ़ाया गया था, फिर इस टाइप के क्वेश्चन थे, फिर ये क्वेश्चन आया था, फिर ये उस टाइप का क्वेश्चन है, फिर अगला पन्ना आ गया था, उस पन्ने के टॉप कॉर्नर पे ये था, फिर नीचे ये था, ये डायग्राम बनाया था, ये फ्लो चार्ट बनाया था। वो ग्रीन कलर के पेन से जो मैंने लिखा था, ये वो वाली चीज़ है। इस प्रकार से जब तक आपको यार रटा नहीं जाएगा मैथ्स सॉरी स्ट्रक्चर, एट द एंड यार चीज़ें समझने वाली हैं, पीसीएम है, पर रट्टा ही मारते हो आप, ठीक है? मैंने एक बार ये चीज़ बोली यार वैभव कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आप पहले आइडेंटिटीज रटते हो और फिर क्या आता है आप क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लेते हो आइडेंटिटीज रट जाती हैं, ठीक है? बेसिक आपका है कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस समझ में आ रहा है, लॉजिकल है, पर हम प्रैक्टिस इतनी मार लेते हैं कि एक तरह से रट भी जाते हैं हम उस चीज को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रट जाओ, बट यू हैव टू डू सो मेनी रिविजन्स कि आप एक क्वेश्चन को पकड़ो और देख लो कि यार ओके यार ये तो उस कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसके भाई बहन तो मैंने बहुत देखे हैं, ओके इसको भी लपेटते हैं। तो नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, स्पीड इन एग्जाम इक्विवेलेंट टू हाउ फ्रेश यू आर, सो स्लीप वेल। काफी बच्चे यार यहाँ पे ये कहते हैं सिली मिस्टेक हो जाती है हमारी। मेरे को लगता है सिली मिस्टेक चाहे हमने जब अपने टाइम में प्रिपरेशन करी, आपने तो और भी ज्यादा प्रिपरेशन करी, आई गेस वो लेस प्रैक्टिस की वजह से होता है कि हमने पेन कम टिकाया होता है, कैलकुलेशंस कम करी होती हैं, शायद सिर्फ 3 बार रिवीजन किया होता है, 6 बार नहीं किया होता, तो वो जो हाथ बैठा हुआ होता है कुछ बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर वो नहीं बैठा होता और मिस्टेक हो जाती है। तो सिली मिस्टेक यार बेसिकली आप जो बाकी बच्चे यहाँ पूछ रहे हैं, रिवीजन है, वो रिवीजन उसका आंसर है। और उतने आप जितने पेपर प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी पेपर एंग्जाइटी कम होगी और उतनी ज्यादा आपको अपनी सिली मिस्टेक पता भी चलती जाएंगी। और इसके लिए मतलब एक और भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि अपने जितने पेपर्स दे के आते हैं मॉक वाले, उनके एनालिसिस को देखकर एक बार नोट कर लीजिए कि हाँ इसमें मैंने एडिशन का ऐसा मिस्टेक कर दिया, इससे मैंने मतलब हैंडराइटिंग एलियन जैसी है, तो फिर कुछ मतलब 9 को 6 ऐसा कुछ मतलब अजीब पढ़ लिया, तो फिर इन सब चीजों को नोट करते जाइए ताकि एग्जाम के पहले एक बार देख लेंगे, जस्ट उसको देखने में हार्डली 5 मिनट लगेंगे, और उसको देख लिया तो फिर उस एग्जाम में तो वो गलती नहीं होगी कम से कम, क्योंकि वो मतलब कम से कम बैक ऑफ द माइंड में तो रहेगा। एक बच्चा पूछ रहा है बोर्ड को कितना टाइम दिया था, आई गेस नहीं दिया था। नहीं मतलब बोर्ड को तो जस्ट बोर्ड के 1 महीने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, कितने आए बोर्ड में हमारे? 99। बस बस नहीं पूछना मेरे को कुछ। तो बच्चा कह रहा है क्या बोलूं अब मैं। तो फिजिक्स मैथ्स ये केमिस्ट्री तो आई थिंक कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। यार ये एक फैक्ट है, जिन बच्चों के भी 99 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं मेंस में, मैंने आपको साल के शुरुआत में ही बोला था हार्डली कोई बच्चा होता है जिसके 95% से कम आते हैं, क्योंकि पीसीएम तो डन होता है, उसे बस डेफिनेशन और डेरिवेशन रटनी है जो उसे समझ में पहले से आती है। आपका बचता है इंग्लिश, इंग्लिश लगभग वही आपके 13-14 दिन लेते हैं और आप आधा आधा घंटा मंडे टेस्ट के टाइम पढ़ते रहते हो या रात में पढ़ते रहते हो, मंडे टेस्ट के टाइम 1-2 दिन दे दिया तो वो हो जाता है साल भर में पूरा। फिर एक बचता है इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस जैसा, उसको यार दोबारा 15 दिन दे दो, अगर कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है तो शायद 20 दिन दे दो, इससे ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे आपको। या तो फिजिकल एजुकेशन था तो वो भी मतलब बहुत कुछ कॉमन सेंस से ही फॉलो करता है, मतलब ओके। योगा या फिर मतलब स्पोर्ट्स में कौन कौन सी चीजें यूज होती है, तो वो भी मतलब ऐसे इजी था। तो काफी बच्चे जो पूछते हैं भैया हम बोर्ड्स को कितना टाइम दें, आप जेई का ढंग से पढ़ लो बस, हम्म। ठीक है? और लास्ट के 1 महीने में नोट्स किसी के बने बनाए हों, ठीक है, हम नहीं अपलोड कर रखे हैं, आप वो पढ़ सकते हो एकदम से बने बनाए, बस डेफिनेशन डेरिवेशन रटनी है, आगे दिख रखा है कौन सा टॉपिक के कितने मार्क के क्वेश्चन आए, बस चाट जाओ 1 महीने में और मिनिमम 95 लेके आओगे। सामने एक एग्जाम्पल है 99, मतलब गुड। क्वेश्चन आई फ्रीक्वेंटली सी, व्हाट डिड व्हेन डिड यू शिफ्ट स्टार्ट, अरे यार मेरे को डबल दिखना स्टार्ट हो गया है, नहीं नहीं मैंने नया न्यू में 2 दिन से। व्हेन डिड यू शिफ्ट स्टार्ट स्टडिंग फॉर जेई एडवांस एंड व्हाट वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम मेन टू एडवांस डिफिकल्ट? मतलब मेन से एडवांस के लिए कब प्रिपरेशन शुरू किया, ये ऐसा बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने कभी सीरियसली मेन की तरफ प्रिपरेशन किया ही नहीं, और मतलब एडवांस की तरफ ही हमेशा प्रिपरेशन मेरा गियर रहा, और फिर जस्ट लाइक मैंने एडवांस और मेन की तरफ से बोर्ड की तरफ 1 महीना दिया, वैसे ही मैंने एडवांस की तरफ से भी मेन को 1 महीने के आसपास दिया। और क्योंकि
करना क्या है एक्स्ट्रा, मतलब कुछ टॉपिक्स जैसे फिजिक्स में सेमीकंडक्टर हुआ या फिर कम्युनिकेशन हुआ, उसके अलावा केमिस्ट्री में जो एवरीडे लाइफ हुआ, और बाकी आईओसी पे इन्वायरमेंटल, तो ऐसे टाइप के टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, और उसमें आई थिंक उतना ज्यादा भी समय नहीं लगना चाहिए। तो फिर मतलब हमेशा अगर एडवांस की तरफ फोकस रहेंगे तो फिर चाहे मेंस के कितने भी हार्ड सवाल आ जाए, एडवांस को तो क्रॉस नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो फिर उसके लिए भी एक तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो हाँ, कंप्लीट करो, मैं बस बच्चे का डाउट आ गया था। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमेशा मतलब एक प्रैक्टिस के लिए एक जो अगर बेंचमार्क कंसीडर करना है तो उसको एडवांस के सवालों को ही करे। ऐसा नहीं कि मेंस के सवालों को बेंचमार्क समझ रहे हैं और किसी साल मेंस ने हार्ड कर दिया तो फिर उस समय आपको एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। इससे बच के रहना है, उसके लिए मतलब पहले से मतलब हार्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, एक बच्चा कह रहा है व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर 4 अटेम्प्ट्स। इसमें वैभव मैं एक चीज बता देता हूँ, फिर आपको कुछ वैल्यू एडिशन लगे तो आप उसमें ऐड जरूर करें। 4 अटेम्प्ट है यार, अगर सिर्फ बच्चों का बेसिक नेचर भी हम देखें तो सबका ये होता है कि 4 अटेम्प्ट हैं तो आखिरी तक भी पढ़ लेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे आपको है ना कमजोर तैयारी वाले बंदे मिलने वाले हैं। तो अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी स्ट्रांग प्रिपरेशन है तो जो आप परसेंटाइल में फायदा उठा के लेके जाओगे वो सबसे ज्यादा होने वाला है। कि अगर आपकी एकदम परफेक्ट है और बाकी बच्चे थोड़े ढीले हैं तो आप एकदम से परसेंटाइल में बेनिफिट लेके जाओगे। सेकेंड अटेम्प्ट, फिर थर्ड अटेम्प्ट और फिर फाइनल अटेम्प्ट, वहां तक बच्चा और ज्यादा पढ़ता जाता है। तो उधर सेम चीज करने में थोड़ा सा इशू होगा। बाकी यार अगर आपका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है तो आप अकॉर्डिंगली टाइम ले सकते हैं। ठीक है, किसी का मान लो चैप्टर ही बचे हुए हैं, ठीक है, या फिर रिवीजन बचा हुआ है पूरे 11th का, तो अपना अकॉर्डिंगली फिर शेड्यूल बनाए कि ओके मैं थर्ड अटेम्प्ट मेरा सीरियस अटेम्प्ट होगा। फोर्थ अटेम्प्ट को यार फिर भी टारगेट मत करो, लीव करो उसे। थर्ड अटेम्प्ट को अपना एकदम टारगेट करो कि कितना टाइम है और इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, मेरे को रिविजन इसमें इतने इतने ज्यादा मारने हैं। वैभव कुछ ऐड करो इसमें। आई थिंक यही परफेक्ट प्लान है कि अगर प्रिपेयर्ड हो तो अभी पूरा जी जान लगा दो फर्स्ट में, और अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो सेकंड के लिए जी जान लगा दो। इसको जस्ट एक एग्जाम से खुद को फैमिलियराइज करने के लिए पहले वाले को दे दो कि हम्म एनवायरनमेंट कैसा रहेगा और मतलब प्रेशर आ सकता है या नहीं एग्जाम में, वैसा। ओके, ठीक है। मैं ये नेक्स्ट बटन क्यों नहीं दब रहा मेरा? ओके, हाँ दब गया। So which is better, studying for main than advanced? I guess you already covered. Which book to study? हाँ, तो इसके लिए मतलब इसके लिए जस्ट ये डिस्कस करने के लिए कि बुक्स तो आई थिंक किसी ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके पास बहुत सारी बुक्स होती है, मतलब उन्होंने ये भी ले लिया, इस पब्लिकेशन का आर्यहान सिंह के सब कुछ ले लिया, सब कुछ रखा हुआ है और रखा ही रह जाता है। तो मतलब एक बुक को पकड़ना, उसको टारगेट करके खत्म कर देना। अब ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो फिर मतलब जैसे मैथ्स में अगर आपके पास कोचिंग की मटेरियल नहीं है और मतलब ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो फिर आप फॉर स्टार्ट के लिए सिंगर जी अरियान किसी एक की सीरीज को ले सकते हैं। लेकिन फिर आपको उसमें भी एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना है कि हाँ इसमें मैं सारे क्वेश्चंस कर जाऊंगा। और अगर आप अभी 11th मतलब जैसे मैंने अभी बहुत सारे देखे कि 11th वेस्टेड, लेकिन अभी से भी अगर आप प्रिपेयर करें और अगर आप सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट हैं तो फिर आप इन बुक्स को अगर डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो आपका कोई भी रैंक आ सकता है, मतलब जो आप चाहे वैसा रैंक ला सकते हैं आप। बस आपको आपको वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मतलब ये एग्जाम जो है आई थिंक फाइनली डिसिप्लिन पे ही बॉइल डाउन करता है। आपके यार जो टीचर आपको समझ में आते हैं, जो टीचर आपको वो कितना, हर क्या टीचर, किताबें सारी अच्छी होती हैं, हर टीचर अलग अलग एक एक किताब पकड़ लेता है। आप भी उस किताब को पकड़ लें और उस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। इवेंचुअली किताबों से उतना फर्क नहीं पड़ता, ऊपर की 2 3 किताब सारी अच्छी होती हैं, आपको पढ़नी पड़ेंगी बार बार। रोल ऑफ फैमिली, फादर मदर दोनों आपने लिख रखा है। लिव्ड इन हॉस्टल लाइक कंडीशंस टू मेक श्योर आई वाज नॉट इन द सेम। ओ भाई साहब। मतलब मम्मी मेरे साथ रहती थी कोटा में ताकि मुझे हॉस्टल में ना रहना पड़े, और इन्हें फिर पापा हॉस्टल में आ गए थे जब पापा अकेले रह रहे थे, तो फिर हम्म अ, पापा ने इसके ऐसा बहुत सैक्रिफाइस किया, फिर मम्मी ने भी वहां पे सब कुछ मैनेज किया। और फिर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे भैया जो थे उनके एक्सपीरियंस से भी मुझे बहुत गेन होने को मिला। मतलब एक तरह से वो मेन आर्किटेक्ट थे कि उन्होंने उन्होंने जो गलतियां की अपने प्रिपरेशन के दौरान कि हाँ उन्होंने स्ट्रेस ले लिया एग्जाम से पहले, मैंने इंश्योर किया कि हाँ मैं उनको एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करूँ। तो आई थिंक फैमिली के साथ भी मतलब इंटरेक्ट करते रहना चाहिए कि अगर हाँ आज आप टेंशन में है या फिर तो फिर अगर एग्जाम खराब हो गया है तो पेरेंट्स से जाके एक बार डिस्कस कर लीजिए। भले ही वो गुस्सा होंगे कि हाँ क्यों हुआ, लेकिन हम्म फाइनली आपका अच्छा ही चाहते हैं तो वो आपको मतलब थोड़ा सा कूल डाउन करने में मदद भी करेंगे। तो हम्म। आई थिंक बेटर देन फ्रेंड्स से डिस्कस करना, अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस किए तो मतलब प्रेफरेबल रहेगा। पेरेंट्स का यार इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली मदर का, जो कि रोज डे टू डे देख रही होती हैं, और फादर आपको फाइनेंशियली या मोरली, इमोशनली
प्रोफेशनली जैसे भी, पर मदर तो मेरे को लगता है बहुत, जो डे टू डे आपको देखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें एक बच्चा पूछ रहा है आर डी शर्मा सफिशिएंट है क्या मैथ्स के लिए? वैभव? मैंने कभी 11-12 का आर.डी. शर्मा देखा नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन 9-10 तक तो बहुत सफिशिएंट है। 11-12 में आई थिंक एनसीईआरटी और अरिहंत सिंह के बीच का लेवल होता होगा, तो हाँ ठीक है, उसको आप एक स्टार्टिंग बुक की तरह ले सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट तो मैं नहीं बोलूंगा। सफिशिएंट नहीं है बेटा वो, ठीक है। सो ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, हमारी स्लाइड यहाँ पे। अब हम थोड़े बच्चों के डाउट की तरफ एक बार देख लेते हैं। एस एल अरोड़ा देखिए वैभव आपने? ऐसे नहीं। फिजिक्स के लिए आती है? नहीं, फिजिक्स के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, मैं बता देता हूँ अपने एंड से। ओके नेक्स्ट। मैं आप पूछ सोच रहा हूँ कि आप मेन एडवांस की बात कर रहे हो तो नहीं? मतलब एच सी वर्मा, वैभव आपसे पूछ रहे हैं वो? हाँ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है पूरे प्रिपरेशन में, मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के भी देंगे तो एचसी वर्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। उसमें तो इन इफेक्ट सारे सवाल किए होने चाहिए, और पूरा थ्योरी एकदम फिंगर टिप्स से भी होना चाहिए कि क्यों कुछ हो रहा है, मतलब जो भी अच्छा टॉपिक कैसे रिलेटेड। वैभव, इसमें एक चीज और, जैसे अभी आपका पूरा आई गेस रैंकर समिट चल रहा है, तो मैं एक और टॉपर से ही बात कर रहा था, तो उनका एक और इसमें पॉइंट ऑफ व्यू था, और जो कि मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा कि मैंने एच सी वर्मा नहीं की, ऑल्दो बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं मिलते हमें। तो यार यहाँ पे अगर आपकी चाहे कोई और बुक भी कर रहे हो, मैं वही है, ऊपर की 2-3 किताबें हैं, सब लगभग लगभग सेम है, हाँ, मतलब ठीक है। डीसी पांडे या फिर सिंगेज सुना है मैंने। आपकी सिंगेज हो गई, आपकी डीसी पांडे की, सर की हो गई, दे ऑल आर गुड। या फिर काफी बच्चे हैं कोई किताबें नहीं करते, अपना कोचिंग का मटेरियल करते हैं सिर्फ, वो भी सही है, ठीक है। पर जो भी आप करते हो वो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। ग्रेट। और हम बच्चा थे, क्या मैं जेई 12th के बाद निकाल सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं आता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर अगर कोई 11 का बच्चा निकाल सकता है तो अभी तक इतनी मैच्योरिटी तो है ही कि मतलब बेटर तरीके से टॉपिक्स को फास्ट ग्रास्प कर सकेंगे, तो फिर अभी से स्टार्ट करें और अगले साल देना है तो फिर इजीली हो जाएगा। इनफैक्ट इस साल के लिए भी अगर कुछ बैकग्राउंड है, मतलब 11-12 में अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो फिर आराम से इस साल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए बहुत। इज प्रदीप पब्लिकेशंस इनफ? यार पब्लिकेशन का नाम मतलब आप किताब के ऑथर का नाम लो, पब्लिकेशन तो बहुत सारी चीजें निकालती है, राइट? ओके वैभव, आप चाहो तो अपने एंड से भी कोई भी उठा सकते हो। एस एल अरोड़ा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? नहीं यार, थोड़ा सा बेटर बुक्स हैं। एस एल अरोड़ा इज वेरी गुड फॉर बोर्ड्स, ठीक है। आपका थोड़ा चलो बिट्स मेंस तक भी थोड़ा थोड़ा साथ दे देगी, एडवांस में तो आपको नहीं। हाँ, तो एक जन ने, मतलब बहुत जनों ने पूछा है कि हाउ टू मेक नोट्स, तो फिर नोट्स के लिए तो ऐसा रहेगा कि मतलब टीचर्स तो कुछ कुछ मतलब बोलते हैं कि हाँ ये नोट करो, या फिर ऐसा कुछ जो मेन पॉइंट्स को बोलते हैं, लेकिन आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लास नोट्स, जब मैंने बोला कि मैंने इतनी बार रिवाइज किया है, तो मैंने जो उन्होंने बोला वो तो पढ़ा ही है, और वो बुक्स में भी मिल जाता है, लेकिन क्लास में हम लोग इसलिए ना, क्योंकि वो जो इलस्ट्रेशंस करके दिखा रहे हैं उस समय वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कैसे किया और उनका थिंकिंग क्या है उसके पीछे। तो मैं ये इंश्योर करता था कि जो क्लास इलस्ट्रेशन है मैं उसके पीछे, मतलब उन्होंने क्या लॉजिक, मतलब वो किस तरीके से वो उस मतलब मेथड पे पहुंचे हैं वो भी नोट करूँ, एक मतलब छोटे से पॉइंट पे कि मैं वो नोट कर लूँ, और उसको बार बार उसको ही देखता था मैं मेनली अपने नोट्स के रिवीजन में। तो आई थिंक ये नोट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और पहले रिवीजन में हाईलाइट और अंडरलाइन वगैरह करना भी बहुत जरूरी है, मतलब केमिस्ट्री में तो खासकर। ठीक है। अच्छा यार वैभव, मैं 3-4 पॉइंट्स बोलता हूँ, आप मुझे बताओ, क्योंकि काफ़ी बच्चे लेट ऐड हुए हैं, तो मैं सिर्फ 3-4 लाइन में अगर समराइज कर पाऊँ तो। पहला ये कि जो हमारी जेई प्रिपरेशन है, इसके लिए 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आपका जो सेल्फ स्टडी टाइम है, दैट शुड बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन योर ट्यूशन टाइम। बिल्कुल। सेकंड, इसमें ये कि आपका 1 सब्जेक्ट, 1 टीचर, 1 बुक, मल्टीपल रिविजन्स। हम्म। अब केमिस्ट्री है तो टीचर आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर आप एसेंस समझ गए उस चीज़ का, ग्रेट। और थर्ड ये कि जिस चैप्टर का आपने रिवीजन एटलीस्ट 6 टाइम से ज़्यादा नहीं किया है, या 6 टाइम्स नहीं किया है, वो हो सकता है आपका साथ छोड़ दे जेई के पेपर में। सो रिवीजन इज द की, ग्रेट। तो ये 3 चीज़ें यार लिख लो,
ठीक है, यही सबसे 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब लास्ट में होता है डिसिप्लिन, जो कि सारी चीज को फ्यूल कर रहा होगा और एग्जीक्यूशन में लेके आ रहा होगा। तो डिसिप्लिन के लिए यार अपने कोर में आपकी 3 ऐसी चीजें क्या थी जिसने आपको मूव किया? क्या बचपन से ही यार हम घर में देख के मेहनती थे, या मम्मी पापा बहुत ज्यादा पुश करते थे तो एक आदत बन गई थी, बचपन से टॉपर थे तो उस चीज को कवर करना एक आदत बन गई थी, या ये देखा कि यार माँ बाप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, करना चाहिए, फाइनेंशियली ऊपर जाना है, वो एक रीजन था, या सारे रीजंस थे, या आप डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसे कभी? व्हाट वाज आई मीन टॉप 3 ऐसे हम पकड़ें तो? टॉप 3 में से एक तो था कि मतलब पेरेंट्स का जो इच्छा है उसको फुलफिल करना है, कि पेरेंट्स ने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया अभी तक मेरे लिए, तो फिर उनका जो एम है वो मुझे करके उनको देना है कि हाँ मैं वहां तक पहुंच जाऊं, ताकि उनका एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मतलब, क्योंकि मेरा अचीवमेंट में उनका भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो एक वो गोल सेटिस्फाई हो जाए। इसके अलावा एक था कि मतलब बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट करना है, जो मैं अपने मतलब एबिलिटी से बेस्ट कर सकता हूँ वहां तक पहुंचना है, क्योंकि मतलब वही बेस्ट यूसेज होगा मतलब रिसोर्सेज का जो भगवान ने मुझे दिए, तो फिर वो करना है। और थर्ड मैं बोलूंगा कि हाँ एक हमेशा रहता है कि ऑलवेज अपने मतलब अपने इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के मायने से भी देखना है, वो भी एक हमेशा रहता है मोटिव। तो तो मेन चीज ठीक तो है, यही आपने होगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक शब्द पकड़ा है तो उसको ही पकड़ते हैं हम थोड़ा सा और। क्या नंबर है दिमाग में कि यार इतना लाइफ में तो करना है तब एकदम, क्योंकि रैंक 3 निकाल लिए, अब लाइफ में हमेशा हाई एक्सपेक्टेशंस ही रहेंगी आपसे। आप पानी का ग्लास भी लेके आओगे तो सोचेंगे यार रैंक 3 ग्लास लेके आ रहा है, जरूर कुछ आज तो पानी परफेक्ट टेम्परेचर पे मिलेगा। तो हर जगह हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। तो क्या सोचा है जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कोई नंबर है, या एटलीस्ट जैसे आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड में बात करते हो तो लोअर बाउंड क्या है? मतलब अभी तो मैंने ऐसे उतना एक्सप्लोर किया नहीं कि पैकेजेस वगैरह के बारे में, और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मैं किसी कंपनी में जाऊँ। मतलब अभी तो ऐसे मेरा ज्यादा इसी तरफ है कि या तो मैं स्टार्टअप की तरफ जाऊंगा या तो मैं रिसर्च की तरफ जाऊंगा, तो आई थिंक उसमें मतलब ऐसे कोई नंबर प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। लेकिन एक तरह से मतलब एबिलिटीज के कोई बेसिस जज नहीं पे। कर रहा है यार, यहाँ पे सारे तुम्हारे बच्चे छोटे भाई बहन मानो इन्हें, ठीक है, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। नहीं मतलब नहीं अगर कोई मन में है ऑनेस्टली बता दो, सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं ऑनेस्टी। मतलब या मैंने जहां तक सुना है मतलब ओपनिंग सैलरी जैसे होते हैं 40 lakhs, वैसे टाइप के सुने हैं मैंने। हम्म मतलब जो एवरेज ऑन एवरेज मिलता है, मतलब इनफैक्ट किसी आईटी ग्रेजुएट को उतने मिलते हैं, तो फिर टारगेट तो है कि उससे ऊपर थोड़ा सा लाइक 50-60। एम तो मेरा वहीं तक पहुंचने का है, मतलब इन केस आई डिसाइड टू गो फॉर दैट। और रिसर्च में आपने कहा था आपका रिसर्च में भी मन है, हम्म। तो वो कैसे आगे कल को कहीं से मास्टर्स वगैरह करके क्या प्लान सोचा है? हाँ प्लान मतलब रिसर्च के लिए तो यही रूट रहेगा कि मतलब यहाँ पे ऐसे अच्छे से कंप्लीट करके फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, मतलब प्रेफरेबली फॉरेन यूनिवर्सिटी से किसी प्रोफेसर के अंडर अच्छे से मतलब मास्टर्स और पीएचडी करना। हम्म चलो ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम छेड़ेंगे नहीं ज्यादा, वैसे आपको पकड़ सकते हैं इसमें, बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी की हो। मतलब फॉर चेंज भी बोल सकते हैं, और एक्सपोजर के लिए भी मतलब आई थिंक ये हम्म तो इंडिया के मतलब जो अपने प्रोफेसर होते होंगे वो भी प्रेफर करते होंगे। इनफैक्ट हमारे सभी प्रोफेसर बाहर से डिग्रीज लेके आए हैं, एमटेक एमएस के, हम्म, तो फिर ऑब्वियस है कि मतलब चेंज के लिए बेटर रहेगा वो। ठीक है, ओके। इस प्रतीक, ये बच्चा बहुत स्पैम मार रहा है। इस प्रतीक, बुक इनफ फॉर जेई प्रिपरेशन? नो। ओके, तो मैंने एक सवाल देखा, हाउ टू रिलैक्स व्हेन बोर्ड फ्रॉम स्टडी। तो इसके लिए अगर मतलब आसपास का माहौल अच्छा है तो फिर मतलब वॉकिंग के लिए निकल सकते हैं, खासकर शाम या मतलब अर्ली मॉर्निंग में। इसके अलावा कभी चाहे तो कुछ मतलब ऐसा नहीं कि एडिक्टिव डिस्ट्रैक्शन ले, मतलब ऐसे मैंने और भी क्वेश्चंस देखे थे कि यूट्यूब कितना देखते थे, तो मैंने ये नोटिस किया कि अभी ट्रेंड हो गया है कि मतलब जिसको सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन बोलते थे अब वो एक्चुअली यूट्यूब बन चुका है। मतलब हम्म, फेसबुक इंस्टाग्राम से ज्यादा अब यूट्यूब का हो रहा है, क्योंकि अब तो मतलब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है अब। हाँ बिल्कुल, तो उससे देखो तो खुद मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पढ़ा रहे हो पर खुद एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। सो मैंने भी सोच लिया कि नाउ विल बी वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन व्हिच विल बी लॉन्चिंग सून। तो एट द एंड मैं एटलीस्ट बच्चों को यूट्यूब से भी तोड़ लूंगा कि ओके नहीं जाना है। हाँ बट ये तो है, मतलब प्रेफर प्रेफर यही करो कि कोई क्रिएट करा है ठीक है। मतलब अभी अगर मैं बताऊं तो फिर अभी हमारे पास बहुत टाइम है, मतलब
इतना टाइम है कि हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, अपने पैशन को भी परस्यू कर सकते हैं, और सिर्फ 2 साल अगर रुक जाओ तो फिर आगे चल के तुम एंजॉय कर पाओगे। ऐसा नहीं कि अभी प्रेशर नहीं है कॉलेज में, लेकिन अगर तुम 2 साल रुक जाओ तो फिर आगे चल के तुम एंजॉय कर पाओगे और मतलब फॉलो कर पाओगे जिस भी क्रिएटर को चाहो। तो फिर बेटर रहेगा कि अभी थोड़ा सैक्रिफाइस कर लो, और मतलब फिर अगेन वही सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि तुम कोशिश करो कि उसकी तरफ ना जाओ। फिर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो लोग मतलब कैंपस टूर देखने लगते हैं आईआईटी बॉम्बे का या आईआईटी दिल्ली का, तो फिर मतलब ये ये ड्रीमिंग बिग नहीं, ये तो डे ड्रीमिंग हो गया कि हाँ ठीक है मैं सपने देख रहा हूँ कि वहां का कैंपस कैसा होगा, मैं जाऊंगा, मतलब वो तो हर कोई देखता है, लेकिन वहां का अगर तुम वहां इसलिए जाना चाहते हो कि वहां कैंपस अच्छा है, तो फिर उससे अच्छे और भी कैंपस मिल जाएंगे शायद। लेकिन एक सेकेंड, ये एक्सटेंड क्लास का ऑप्शन है, लेकिन आई थिंक कंटिन्यू करने से हो नहीं रहा है। नहीं, मैं कर देता हूँ अपने। अच्छा ठीक है। हाँ तो उससे अच्छे और कैंपस मिल ही जाएंगे, लेकिन मतलब मेन है कि वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोमिनेंस है, तो फिर वहां पे जो आप गेन करेंगे वो बहुत होगा। यहाँ पे इतने सारे टेक टीम्स है, टेक क्लब्स हैं जो कि मतलब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की तरफ काम करते हैं, और आप मतलब उसके ऐसे ब्रांच इंडिपेंडेंट मतलब होते हैं सिलेक्शंस, तो फिर बहुत इंडिपेंडेंस है। आपको बस थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लाना है सिर्फ 2 साल के लिए, उसके बाद फिर आप मतलब एंजॉय कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को, साथ साथ इन चीज अपने पैशंस को। तो आई तो थिंक वो वैभव अभी क्या करता है, जब कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हो रखा है, जेई की प्रिपरेशन भी खत्म हो रखी है? नहीं नहीं, कॉलेज तो स्टार्ट है ही, मतलब ऑनलाइन। मतलब वैसे दोस्त वोस्त नहीं है, घर से ही पढ़ रहे हैं हम? हाँ तो अब मतलब मोस्टली लेक्चर्स देखने में या फिर मतलब ऐसे टाइप की चीजों में ही जाता है टाइम, या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने में। अभी भी पढ़ाई? हाँ मतलब हालांकि आजकल मैं जैसे बताया कि मैं खेलने जाता हूँ टेबल टेनिस या चेस, या फिर और मतलब यूट्यूब पे आजकल मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कंपेयर टू जब मैं 11 12 में था, तो उसको भी आई थिंक फिक्स करना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है एवरेज स्टूडेंट जेई एडवांस निकाल सकता है। बेटा देखो, सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है एवरेज के सींग नहीं होते और वैभव के सींग थे जो उसने छुपा लिया अभी। ये सारे बच्चे एक ही होता है, आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, ठीक है? तो 3 4 चीजें आप लिख लो, अगर आप फॉलो कर पाते हो तो 4 महीने बाद बताना कि चीजें परफेक्ट हो रही है या नहीं। पहली 3 मैंने आपको बताई थी, सेल्फ स्टडी टाइम शुड बी ग्रेटर देन ट्यूशन टाइम, 1.5 गुना। और आपका दूसरा, हर चैप्टर को आप जो पढ़ रहे हो 6 बार रिवाइज करो, पीवाईक्यूज निकालो उस चीज के। तीसरा, ये एक किताब के मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। और चौथा, ये एक शेड्यूल फिक्स करो, डिसिप्लिन होना चाहिए कि एक टाइम पे अपन सो रहे हैं और उसी टाइम पे ही, वो डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक है? और सेल्फ अफर्मेशन यार आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपके बचपन से यूं है कि अच्छे नंबर नहीं आए, देखो टॉपर्स के लिए काफी बार, जैसे अगर आप मान लो बचपन से आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो एक पैटर्न बन जाता है कि यार अगले साल भी अपने को लाने हैं। और आप वो बच्चे हो जिसके 60 70% आए थे, तो आपको अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा जबरदस्ती लिख लिख के कि हाँ यार मैं अच्छा नंबर लाऊंगा, ठीक है? ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, अगर आपके सबकॉन्शियस में ये है, जैसे आपने लिख दिया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, आपने अपने आप को मान लिया एवरेज लिया, तो आप किसी भी डोमेन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर ही नहीं सकते। आपने अपने आप को मन के अंदर एवरेज मान रखा है, तो पहले वो एवरेज मिटाना जरूरी है। तो आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि यार मैं बहुत बढ़िया बंदा हूँ। और वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा मैं यार कुछ भी हो जाए 1:30 बजे पक्का सो जाऊंगा, 1 बजे पक्का सो जाऊंगा। आप सोओगे, आप अपने कमिटमेंट पूरे करोगे, तब आपका अपने ऊपर सबकॉन्शियसली बिलीव आता है कि यार जो भी मैं छोटी छोटी चीजें अपने आप को बोल रहा हूँ, हाँ मैं वो कर सकता हूँ। और फिर ये 5 6 महीने का यार फेज लेते हैं, ठीक है? तो और धीरे धीरे आप में वो सेल्फ ग्रोथ आप नोटिस कर पाते हो। ग्रेट। सो भैया रिवीजन करने में बोर होता है, क्या करूं? वैभव के तो यार इतने मजे आते थे नहीं मतलब पढ़ाई करने में हर व्यक्ति बोर होता है, ठीक है? आई गेस वैभव को भी आज ऑप्शन दिया जाए कि यार वैभव, जितने कंट्री में टूर मार के आओगे उतना बड़ा पैकेज मिलेगा तुम्हें, और जितनी ज्यादा मस्ती करोगे, जितने ज्यादा टीवी सीरीज या मूवीज देखोगे, उतना ज्यादा पढ़ाई का में, ठीक है, इंटरेस्ट होता है आपका। काफी बार एक सब्जेक्ट में मन भी बन जाता है, अगर आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आने लग गया, आपका स्कोर एकदम सबसे हाई जा रहा है, आपका इंटरेस्ट बनने लग जाता है। पर हर बंदा एफर्ट ही मार रहा है। तुम्हारी मम्मी एफर्ट मार रही थी वहां पे रह के, आपके पापा सेक्रीफाइस मार रहे थे, आप सेक्रीफाइस मार रहे थे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मार रहे थे, पर्सनल टाइम की इन्वेस्टमेंट मार रहे थे। किसी में भी यार आपको मजा नहीं आता, पर आप वो सेक्रीफाइस करते हो क्योंकि आपको एंड रिजल्ट अच्छा लगता है, वर्थ इट लगता है, राइट? गुड।
कुछ लोग पूछ रहे हैं मतलब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, तो फिर इनऑर्गेनिक के लिए आई थिंक एक स्पेसिफिक क्वेश्चन देखा मैंने, तो इनऑर्गेनिक के लिए मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि एनसीईआरटी तो पहले एकदम फिंगर टिप्स होनी चाहिए, और मतलब फिंगर टिप्स मतलब एग्जैक्ट फिंगर टिप्स, मतलब जैसे मेरे मेन में भी मेरे जेई मेन में एक सवाल आ गया था जनवरी में, मतलब जिसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में फिंगर टिप्स होना चाहिए कि एकदम एनसीईआरटी के सरफेस केमिस्ट्री से एक लाइन उठाया और छाप दिया मेरे पेपर पे, और मुझे उसका मतलब लॉजिकली मैं उसको समझ नहीं पाया कि जो मैंने पढ़ा था खुद से उस चैप्टर को, ऑब्वियसली मैंने उतना ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो मैं लॉजिकली उसको डिड्यूस नहीं कर पाया, मैंने कुछ गलत डिड्यूस कर लिया, फिर गलत हो गया। फिर मैंने रियलाइज किया कि हाँ एनसीईआरटी का मतलब एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है, तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो वो मतलब एक नेसेसिटी बन जाता है। हालांकि मैंने सरफेस का एग्जांपल दिया, लेकिन फिर सितंबर वाले मेन में मेरा सॉरी मतलब हाँ वही उस मेन में मेरा फिर एफ ब्लॉक का ऐसा सवाल आ गया। तो ऐसे टाइप के सवाल एग्जैक्ट आएंगे, और तुम्हें मतलब एनसीईआरटी तो एकदम होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, और उसके अलावा बाकी जो बाकी बेसिक चैप्टर्स है उनको पढ़ने के लिए तुम और भी सोर्सेज यूज कर सकते हो, मतलब ऐसे ऑनलाइन कंटेंट मिल जाएगा या फिर बुक्स जो प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, ग्रेट। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भैया 11th-12th के कोर्स कब स्टार्ट होंगे? काफ़ी जल्दी स्टार्ट होंगे। एक दो चीज़ें जो कि मैं कवर कर रहा हूँ, काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी वो, जैसे कि मैं एक बार बैच स्टार्ट करूँ तो बीच में दिक्कतें ना आए, पर काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो रहे होंगे, लेस देन 30 डेज के अंदर। ठीक है, ग्रेट। सो नेक्स्ट चीज़, एक बच्चे का यार अच्छा डाउट था, कितने घंटे पढ़ते थे? बता दो यार वैभव, एक नंबर बता दो। हाँ यार, नंबर घंटों से फर्क नहीं पड़ता। आप 70 है, 75 है, 80 है, एक लोअर बाउंड जरूर होना चाहिए। जैसे बताया कि यार अगर स्कूल नहीं है तो कोशिश करो कि यार 10 घंटे पढ़ रहे हो, स्कूल है तब भी कोशिश करो कि यार अपन स्कूल के बाद कुछ 5-6 घंटे एटलीस्ट निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो आप 8 घंटे पढ़ सकते हो ऑन एन एवरेज, ग्रेट। आप 9 पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड। आप 10 पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड। बस ऐसा ना हो किसी दिन 17 पढ़ रहे हो फिर अगले 2 दिन सो रहे हो, मतलब उस टाइप की चीजें भी नहीं करनी, बैलेंस बना के चलना है। तो आई गेस भैया क्या केमिस्ट्री टफ होती है? जो चीज नहीं पढ़ोगे यार वो टफ है, जिस जो आपने 7-8 बार पढ़ ली वो आसान है, यही है ना वैभव? मेरे लिए तो इनफैक्ट जेई मेन वन के पहले केमिस्ट्री मतलब मुझे एक भार की तरह लगता था कि अब मेरा क्या होगा, मतलब रेक हो जाएगा शिपरेक टाइप का। लेकिन फिर मतलब ग्रेजुअली मैंने मतलब कोविड वाले लॉकडाउन में क्योंकि फिजिक्स मैथ्स बहुत पढ़ लिया था, तो फिर मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा मतलब ताकि मेन में फाइनली अच्छा हो पाए। एडवांस का तो पढ़ रखा था लगभग, लेकिन मैं बताऊं तो फाइनली मेरा पूरा ध्यान केमिस्ट्री पे ही रहा, और फिर फाइनली स्ट्रांग भी हो गया। और फिर जो मैंने मतलब अपने सेकंड स्लाइड पे अपना वो दिखाया था, उसमें मेरे तीनों में मार्क्स इक्वल भी थे, तो उसी से समझ में आ जाता है कि हाँ वीकनेस तो थी केमिस्ट्री, लेकिन फिर मैं उसको वापस उस लेवल पे ला पाया। तो हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में बनाया जा सकता है आसानी से। कौन सी क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? लगभग 6-7 से स्टार्ट की थी। आ, एक जन ने पूछा है कि याद कैसे रख पाते हैं, तो फिर इनऑर्गेनिक के लिए मैंने ऐसा किया था कि तुम देखोगे तो बहुत सारे सवाल मतलब बहुत सारी जो लाइंस है उनसे सीधे सवाल बन सकते हैं कि हाँ इसका कलर ऐसा है, ये एक्सप्लोसिव सॉलिड है, मतलब ऐसे जेनॉन वगैरह कुछ कंपाउंड्स मुझे याद आ रहे हैं, तो फिर उसके बारे में तुम एक कॉपी में लिख लो कि हाँ ये सवाल मैं बना पा रहा हूँ इनसे, और उनके आंसर मत लिखो। फिर वो सवाल क्या, जैसे मैंने हर सवाल एस डॉक से करीब मैंने दोनों जो है उस दोनों ग्रुप्स के लिए मैंने करीब 50 सवाल बना लिए थे। फिर मैं उसको बहुत फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करता था, मतलब उसको मैंने इतने फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करना शुरू किया कि अब मुझे वो सवाल ही याद हो गए। और अब ये है कि ये एनसीईआरटी के एक एक लाइन को एक्सट्रैक्ट करके सवाल बने हैं, मतलब पूरा ऐसे उसको उससे रस निकाल दिया, तो फिर अब उसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, और वही सवाल मुझे याद हो गए, तो फिर तो मैं आपने पहले पढ़ा, वो चैप्टर के नोट्स वगैरह देखे, उन नोट्स से पहले खुद के क्वेश्चन बनाए, उन क्वेश्चनों को इतनी बार चाट लिया 20-30 बार कि वो क्वेश्चन भी रट गए, आंसर भी रट गए, चैप्टर भी रट गया। और फिर रिवीजन है यार आंसर उसका कि कैसे याद रहता है, बहुत बहुत बार बार घिसना पड़ता है, बार बार सेम चीज निकालनी पड़ती है, वो याद हो जाती है। डिड यू डू इरोडो फॉर फिजिक्स? हाँ, इरोडो भी एचसी वर्मा की तरह एक मतलब एडवांस के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मान सकते हो, क्योंकि एचसी वर्मा से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मिलेंगे वहां पे, और मतलब मोर एप्लीकेशन टाइप मिलेंगे, तो फिर इरोडो भी नेसेसरी मान लो। आपके टॉप 100 के जितने बच्चे हैं यार सबने निकाल रखे हैं, इनफैक्ट टॉप 100 क्या टॉप 500 आप बोल सकते हो। हम्म। तो यार ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा जिसका 11वीं ही पेंडिंग है और वो 12वीं और 11th खत्म करने में स्ट्रगल कर रहा है,
तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी फिर इरिडोव नहीं बनती है, समझ रहे हो मतलब? बिल्कुल। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, वैभव ने 6, 7th, 8th क्लास से मोमेंटम एक पकड़ा है, ठीक है? 11th क्लास में वो हर जगह उसका बेसिक्स हो रखा था। सो ही हैड सफिशिएंट टाइम टू कवर एवरीथिंग एंड देन रिवाइज दोज़ बिग बुक्स, ठीक है? उन बुक्स को आप बार-बार रिवाइज कर रहे हो। आपको अपने सिनेरियो में देखना है कि मैं कब स्टार्ट किया था, कितना टाइम मेरे पास बचा है, क्या मैं एक और बुक निकाल सकता हूँ, कहीं मेरा बैकलॉग तो नहीं हुआ, कहीं यार मैं इरिडोव से जो समय बचाना चाहता हूँ, पता चला केमिस्ट्री पूरा पेंडिंग है, बेसिक्स भी। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द टॉपर्स, पर आप पूरा सिनेरियो पहले पूरा देखें और उसके बाद आप सारी चीज़ें कॉपी करें, ना कि एग्ज़ैक्ट कॉपी पेस्ट, वो नुकसानदायक होती है, ठीक है? ग्रेट। फिर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इज एनसीईआरटी सफिशिएंट, तो आई थिंक मैथ्स और फिजिक्स में तो नहीं बोलूंगा, केमिस्ट्री में है, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स में तो पढ़ना ही पड़ेगा उसके आगे, क्योंकि तुम खुद ही सवालों को देखो, मतलब तुम पहले एनसीईआरटी के सवालों को करके देखो, मतलब एक्सपेरिमेंट की तरह की कितने हो पा रहे हो, और फिर तुम जेई एडवांस के सवाल उठाओ, तो फिर मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा आपको। डिफरेंट वर्ल्ड लगेगा। हाँ बिल्कुल। सो मतलब एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर बेकार है, मतलब इंटीग्रेशन जैसे मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, हुँ, खासकर इंडेफिनाइट, तो फिर मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है, मतलब फिजिक्स में खासकर लास्ट वाले जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, वो बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, हुँ। तो उनको वो पढ़ना, मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ना है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है एक नेसेसरी। बच्चा पूछ रहा है, अरिहंत पब्लिकेशन इनफ फॉर मैथ्स? यार वही चीज़ आपको बताएँगे, मैथ्स में तो इनफैक्ट काफ़ी सारी सीरीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। आपके जो टीचर हैं, जो फ़ॉलो करते हैं, आप वही फ़ॉलो कर लो, तो आप सेम पैटर्न पे चल रहे होगे और चीज़ें ठीक एग्ज़ीक्यूट हो रही होंगी। और पूरा सीक्वेंस कंसीडर करो, मतलब अगर तुम किसी एक पब्लिशर से शुरू करो तो एंड भी उसी से करना, नहीं तो फिर बहुत सारे उसमें मतलब चैप्टर्स ऐसे ट्रांजिशन में ही छूट जाएंगे, मतलब जो रिलेट करके रखे होंगे उन्होंने बुक्स के पैटर्न में, वो फिर मिस हो जाएंगे, तो किसी को कंप्लीट कर लेना। हुँ। मोरल डाउन हो रहा है, क्या करें? इसके लिए तो पहले ये सोचो कि ऐसे, मतलब मैं अपना बताऊं तो मेरा भी बहुत बार मोरल डाउन हो चुका है एग्जाम के बाद, लेकिन अभी फाइनली मैं हंस ही रहा हूँ, तो फिर ऐसा सभी के साथ होता ही है कि कभी ना कभी बुरा परफॉर्मेंस होगा ही, क्योंकि मतलब एक प्रोबेबिलिटी टाइप का चीज है कि हुँ। तुम कभी तो गलती कर ही सकते हो, इनफैक्ट कभी तुमसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स ही हो जाए, क्योंकि अब क्या पता उस समय तुम्हारा ध्यान नहीं गया, फिर तुम सोए नहीं थे, तो फिर कोई रीजन तो होगा। तो इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि अब मैं क्या करूंगा, ये सोचो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर हुँ। क्यों ये गलती हुई, मतलब पढ़ा हुआ नहीं था या फिर मैं ध्यान नहीं दिया, तो सॉल्यूशन बहुत इजीली निकल जाएगा। और मतलब फेस करना है उसको, ऐसा नहीं है कि अब मैं डीमोरलाइज हो रहा हूँ तो इसके लिए मैं और दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं डीमोरलाइज हो चुका हूँ, ये इस लूप में नहीं फंसना है। एडिक्शन का क्या करें? यार कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग? मान लो किसी व्यक्ति को दारू का एडिक्शन है, तो आप क्या बताओगे उसे एडिक्शन का हटाने का क्या बोलें? आप उसे ये नहीं कहोगे ना, अरे यार तुम पहले पूरी 1 बॉटल पीते थे, ऐसा करो अब छोटी-छोटी बॉटल पीना स्टार्ट कर दो। अच्छा ऐसा करो अब छोटे-छोटे ग्लासेस पीना स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं रोकते, आप उसे टोटल काटते हो उस चीज़ को, ज़ीरो। हम्म। तो सेम चीज़ यार यहाँ पे आपको करनी है। अगर आपको लगता है मोबाइल आपका डिस्ट्रैक्शन है, तो उसे पूरा काटो। आपको लगता है नहीं यार ऑनलाइन क्लास है मेरी, वो तो लेनी ही पड़ेगी, तो अपने मम्मी को बना दो उस चीज़ का वार्डन कि यार जब मेरी क्लास हो तब आप मेरे को सिर्फ़ चीज़ दिखाओ। मेरे को व्हाट्सएप पे कुछ भेजना होता है इम्पोर्टेंट ग्रुप में, तब सिर्फ़ मैं आपसे लूँगा। दिन के अपने घंटे स्पेसिफ़ाई कर दो कि यार सुबह के इस टाइम से इस टाइम तक ही मेरे को फ़ोन की ज़रूरत होती है, उसके अलावा मैं नहीं लूँगा। अभी मेरी रिसेंटली एक बच्चे से कुछ बात हो रही थी, तो वो कह रहा मैं पढ़ाई के अलावा इतना टाइम और लेता हूँ बस अपनी खुद की एंटरटेनमेंट के लिए। अब मोबाइल को आप एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। निकोटेक्स भाई साहब बहुत बहुत नॉलेज है। अब और ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ याद नहीं हो रहे, और ये सारी चीज़ें याद है भाई साहब। तो डिस्ट्रैक्शंस को आप कम नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्शंस को आप काट सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट। कुछ लोग पूछ रहे हैं हाउ टू बी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, तो फिर इसके लिए तो यही रहेगा प्रेफरेबल कि एक बार बीच में जाके घूम लो, और ऐसा शाम में ही होगा क्योंकि सुबह से पढ़ के थक चुके होगे, तो फिर फ्रेश फील करोगे, एक बार मतलब कहीं घूम के आओगे, मतलब वॉक करके आओगे, तो फिर उससे बेटर रहेगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखो यार, 3 चीज़ें करनी है आपको, बॉर्नविटा, च्यवनप्राश और कॉम्प्लान। चौथा कौन-सा बता नहीं मैं तो इसमें यार एक चीज़ होती है, अगर आप सुबह-सुबह मान लो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, तो डोपामाइन लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। उसके बाद आप किताब वगैरह पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें बोरिंग लगेंगी, तो आपको नींद आएगी। फिर काफ़ी बच्चों के साथ ये होता है कि उनका स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं होता। तो मान लो अगर नींद ज़्यादा या कम रह गई, ज़्यादा नींद पे भी और नींद थकान आपको महसूस होती है, कम नींद पे भी होती है। तो फिर आपका वो इफ़ेक्ट बचे हुए दिन के ऊपर पड़ रहा होगा।
तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका स्लीप शेड्यूल फिक्स्ड है तो नींद कम आ रही होगी आपको बचे हुए दिन में। और दूसरा, आप यार सुबह कोशिश करें कि किसी इंटरनेट वगैरह चीज़ से दूर रहें, क्योंकि वो फन चीज़ होती है। और फिर जब आप थोड़ी पढ़ाई जैसी चीज़ पे आते हो जो डल होती है, जिसमें आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं, तो वहाँ पे फिर सारी चीज़ें स्लो लगती हैं और आप स्लो डाउन होते हो। तीसरा, बेड पे लेट के मत पढ़ो, टेबल कुर्सी पे पढ़ो वरना नींद आएगी। चौथा, खाना बहुत ज़्यादा खा लोगे, ठीक है? 3 रोटी की भूख थी, 4.5 खा के बैठे हो तो नींद आएगी फिर उसके बाद, ठीक है? दही आपने ऊपर से पी लिया दबा के, तो फिर गहन बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि अब आपका सारा ऑक्सीजन तो दिमाग में जाना था, पेट में फूड को डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ये आप कम कर सकते हो। बाकी तो वैभव ने कवर कर ही लिए हैं। ठीक है यार, अंदर आपके आग होगी तो आप डेफ़िनेटली निकालोगे। बाकी आपको एक्सक्यूज़ेज़ चाहिए तो आप 25 एक्सक्यूज़ बना सकते हो। वैभव गलत तो नहीं कह रहे? सही है। एक जन बोला है कि पोल करते हैं बोर्नवीटा च्यवनप्राश और कॉर्नफ्लोर। ओह! यार ओवरथिंकिंग का क्या करें? यार ये तो मेरे को भी नई चीज़ लग रही है। बच्चे आजकल 2-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ ओवरथिंकिंग को एक प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। मतलब हमारे टाइम में ऐसा कुछ होता ही नहीं था। मतलब क्या ओवर ये किस एक्स्ट्रा इंटरनेट की वज़ह से नई चीज़ आ रही है? ओवरथिंकिंग। ये किस बारे में ओवरथिंकिंग हो रही है? मैं नहीं समझ पा रहा इस चीज़ को थोड़ा। मतलब कुछ लोगों का होता है कि हाँ ठीक है एग्जाम है तो अब क्या करूँ, उसके कारण मतलब पैनिक में नहीं पढ़ पा रहे, और कुछ मतलब ये हो सकता है कि सवाल में थोड़ा ज्यादा सोच लिया है, कंफ्यूज हो गए सवाल में वैसा। तो नहीं, नहीं, सवाल वाला ओवरथिंकिंग नहीं बोल रहे हैं, ये नॉर्मल जनरल लाइफ़ वाला ओवरथिंकिंग लग रहा है कि क्या मैं फ्यूचर में ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ, या किस चीज़ को कितना टाइम दूँ, और इवेंचुअली हम किसी भी चीज़ को टाइम नहीं दे रहे हैं और शायद सिर्फ़ सोचते ही जा रहे हैं। ये वो वाला ओवरथिंकिंग शायद है। हाँ, इसमें यार आपको वही बताया आपको। हाँ, बताओ वैभव, आप बताओ। मैंने डिस्कस किया था अपने दोस्त से, तो फिर वो भी ऐसा बोल रहा था कि वो सोच रहा था मतलब कुछ महीने पहले कि उसने 1 साल बर्बाद कर दिया, फिर अभी वो सोच रहा है कि उसने वो महीना ये सोचने में बर्बाद कर दिया कि वो 1 साल पहले क्या कर रहा था। तो ऐसे करके वो मतलब एक तरह से इस महीने का अगले महीने में सोचेगा, तो फिर ऐसा नहीं है बस एक दिन बैठो कि हाँ ठीक है आज खत्म, अभी मैं एक रूटीन बना लूंगा, फिर उस रूटीन को फॉलो करने के लिए अपने आप पैशन आएगा कि हाँ ठीक है मैं करूंगा। अगर तुम सिर्फ अपने दिमाग में एक रूटीन रखोगे कि हाँ इस दिन तक मेरा ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा, तो फिर कोई सिस्टम नहीं बनेगा और फाइनली मतलब क्रैश हो जाएगा सिस्टम। प्लान बनाओ यार और एग्ज़ीक्यूट करो। मेरे एक टीचर ने कहा था, आधे बच्चे यही सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं कितना सिलेबस बचा है, उसको एक कोने से पकड़ के खत्म करना स्टार्ट करोगे तो खत्म होता है, वो पन्ने ही हैं, वो पलटेंगे। ओके, ओके। अच्छा नेहा आपके डिस्ट्रैक्शन है। वैभव समझ पा रहे हो नेहा? नेहा हमारा यहाँ पे बेसिकली, समझ गया। हाँ ठीक है। तो इसके लिए फिर वही है जो मैंने बताया कि क्या मैं ऐसा कुछ बता पाऊंगा जो कि नॉन ऑब्वियस है, ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियस चीज है ये तो, खुद समझना है कि क्या इसका सॉल्यूशन है। हुँ, ऑब्वियसली कट ऑफ देखो लिंक्स को देखो यार, कट। रियलिटी मैं बता देता हूँ, चाहे नेहा हो या राहुल हो, आपके कॉलेज के स्कूल के पेपर होंगे, अलग-अलग कॉलेज होगा। आप दोनों अलग-अलग कॉलेज में जाओगे, देयर विल बी मोर राहुल्स एंड मोर नेहास। आपकी नेहा और राहुल वहाँ पे खो जाएँगे। सो व्हाई वेस्ट टाइम टुडे? ठीक है, आज सबसे पहले आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? मम्मी के पैसे से समोसे खिला रहे हो, शर्म नहीं आ रही? पहले खुद पैसे कमाओ, ठीक है? कैफ़े-वैफ़े लेके जाओ, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाओ। पहले खुद को प्यार करना स्टार्ट करो, खुद की इनसिक्योरिटीज़ को दूर करो, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने आप टाइम के साथ आ जाती हैं, राइट? जैसे आपकी जॉब लगती है तो आप गाड़ी ले लेते हो ना, क्योंकि आपके पास अब रिसोर्सेज़ हैं उस चीज़ को लाने के लिए। कल को वैभव और पैसे कमा लेगा तो वो फिर कहेगा ओके मेरा खुद का बंगला होना चाहिए, तो वो बंगलो अपने आप आ जाएगा, राइट? आप 9th, 10th, 11th में नहीं सोचते बंगले के आगे खड़े होके कि ओके। तो ग्रेट। आई गेस वही यार, तुमने सही कहा। सबको ऑलरेडी चीज़ें पता है, आपको उन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। प्यार-व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। सो आई गेस हमने सारी चीज़ें यार वैभव यहाँ पे कवर कर दी हैं और इसे अब हम समाप्त कर सकते हैं। लास्ट में कुछ डाउट्स हम देख लेते हैं। हाँ आई थिंक एक चीज बहुत सारा देखा मैंने, इससे प्री आरएमओ दिया क्या या फिर ओलंपियाड्स के लिए। तो हुँ, हाँ मैंने ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर तो किया और मतलब ऑलमोस्ट सारे ओलंपियाड्स दिए मैंने, तो फिर मैंने ये नोटिस किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत मेन स्ट्रीम है इन, मतलब इस ऐसे समझो कि एनएसईपी और एनएसईसी के पेपर मेन के आसपास लेवल के ही होते हैं।
तो उसको तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैथ्स थोड़ा सा डिटैच्ड होता है, तो फिर तुम्हारे प्रेफरेंस के ऊपर है कि क्या तुम्हें मतलब उतने मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म अच्छा लगता है कि हर चीज प्रूफ करना पड़े किसी रिजल्ट पे जाने के लिए, या फिर तुम्हें मतलब बेटर लगता है कि इंट्यूशन से क्लियर हो जाए, हर चीज प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े। तो वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन अगर तुम मतलब सिर्फ अगर तुमने अभी जस्ट स्टार्ट किया और तुम्हें एज सच उसमें कोई इधर इंटरेस्ट नहीं, जस्ट तुमने किसी से सुन लिया कि हाँ पीआरएमओ होता है, मतलब रेप्यूटेड एग्जाम है, तो ऐसा नहीं, फिर उसको देना कोई मतलब नहीं, क्योंकि फाइनली उस चीज को अचीव करके तुम कुछ कर नहीं लोगे। उसमें फाइनल होता है जो इंटरनेशनल जाना या फिर कैंप तक पहुंचना, वो एक बहुत ही मतलब उसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, वो अपना एक अलग स्ट्रीम हो जाता है। या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वहां तक पहुंचने के लिए अलग डेडिकेशन चाहिए, जो कि अगर तुम जेईई एडवांस में के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली रहेगा ही। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से फोकस कर सकते हो। मैथ्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि अब वो तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और प्री आरएमओ ऑब्वियसली वही है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर वो तो करना ही है। और मतलब मैंने भी ऐसा किया था कि मैंने सारे चैप्टर वाइज जो थे, जो मॉड्यूल के पीछे दिए रहते थे, उन सभी को तो सॉल्व कर लेता था। तो फिर उसके बाद फिर ऐसा मत करना कि फिर लास्ट में तुम 3 आवर वाले उस बैंड में करना भूल जाओ। ऐसा ना रह जाए कि सिर्फ तुमने सिर्फ चैप्टर वाइज किए, हर सवाल में 5-5 10-10 मिनट लेके बैठे रह जाए, और फिर एंड में जब 3 घंटे में करना है तो फिर टाइम क्रंच के कारण मतलब हालत खराब हो जाए। तो भले ही तुमने उसको पहले प्रैक्टिस कर रखा, लेकिन एक बार 3 घंटे कभी दे दो और उस पेपर मतलब पेपर को अटेम्प्ट करके देख लो। तो इसलिए मैंने जेई एडवांस के पहले मैंने 2019 18 17 16 के सारे पेपर अटेम्प्ट किए थे बैठ के, और दोनों पेपर्स जस्ट जेई एग्जाम जस्ट एडवांस के पहले, भले ही मैंने उनके सारे क्वेश्चंस कर रखे थे पहले भी। तो भैया क्या 4 मंथ्स में क्रैक हो सकता है? अगर क्रैक कर रहे हो जेई मेन क्रैक करने की, तो हाँ क्रैक तो हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत छोटा बैरियर होता है। तो तुम्हें ये पूछना है कि यार कितने नंबर्स तक हम टारगेट कर सकते हैं, और कोई बेटर ऑप्शन है भी या नहीं। और अगर आपका बोर्ड्स की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, जेई की तरफ ही है, तो अपना बेस्ट दो 4 महीने के अंदर। और 4 नहीं, इनफैक्ट 3 महीने मानो, क्यों 4th अटेम्प्ट तक ही आप बैठे हुए हो। 3rd अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट मानो, 4th को तो बोनस मानो आप। और एक बच्चा कह रहा है कि भैया ओके, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या तो होगा यार, मतलब ठीक है, पता चल गया जेई इंजीनियरिंग हमारे लिए नहीं है। बाकी जो वेंचर्स हैं, या तो आप ये कर सकते हो कि ड्रॉप मार लो, या आप ये कर सकते हो किसी कॉलेज के अंदर लेके, अगर आपके अंदर और आग है तो पार्शियल ड्रॉप मार लो। बस अपने आप से ये मारने से पहले ये चीज पूछना कि पिछली बार मेरा क्यों नहीं हुआ था, वो 10 मिस्टेक्स देख लेना क्या रीजंस थे। और अगर आप कंफर्ट 100% श्योर हो कि यार उन 10 में से एक भी चीज मैं अगले इस साल में अटेम्प्ट नहीं मारूंगा, तभी ड्रॉप करना, वरना फिर ड्रॉप का क्या फायदा है? ठीक है ना। ड्रॉप का मतलब ये नहीं है कि पक्का निकल जाएगा यार, वो तभी होगा जब आप पिछले सालों की मिस्टेक इस साल रिपीट नहीं कर रहे होगे, कि यार नोट्स रिवाइज नहीं कर रहा था, फोनों पे टाइम वेस्ट करता था, वो सारी चीजें काटनी पड़ेंगी आपको। और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है यार, हमें पता चल गया इंजीनियरिंग हमारे लिए नहीं है। लाइफ में और भी बहुत ज्यादा वेंचर हैं, शुरुआत में भी बताया था। जो आपके जितने भी मिलियनर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उसके अंदर सिर्फ 10% लोग ही मिलियन प्रोफेशनल्स हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए सब उसके अंदर आ गए। तो बचे हुए 90% में अपनी जगह ढूंढ लेना। आपके अंदर कुछ होगा तो आप डेफिनेटली निकाल रहे होगे। That's it. आपके अंदर कुछ होगा का मतलब ये नहीं है कि कुछ इनबॉर्न टैलेंट होगा। आपके अंदर आग होगी कुछ पाने का। ठीक है, इनबॉर्न टैलेंट कुछ नहीं होता। वैभव ऐसा तो नहीं था किताब पढ़ते थे रोबोट की तरह और बस स्कैन मार ली पूरी की पूरी, डन, और बाकी बच्चे ऐसे दुखी हो रहे हैं मतलब। घिसना तो पड़ता ही है सबको, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइनली बुक्स तो वही है जो सब पढ़ते हैं, अब उस पे किसने कितनी मेहनत की वही है। ऐसा कुछ आई थिंक कोई पहले से कुछ लेकर नहीं आता जो कि वो एग्जाम में उसको यूज कर सके। वो तो डेवलप करना पड़ेगा। लाइफ में यार, चाहे जेई हो कुछ भी हो, आपको 3 साल तो एटलीस्ट, मैं कहता हूँ कि 3 से 4 साल आपका मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोग जेई के टाइम कर लेते हैं, कुछ लोग सरकारी जॉब से पहले कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बाद में एज में करना पड़ता है। पर मेरा मानना ये है, अगर मेहनत करनी है तो पहले कर लो, क्योंकि फिर फल खाने वाला समय बढ़ जाता है हमारा। ठीक है। तो एक सेकेंड, अभी थोड़े जल्दी जा रहे हैं। अमन भैया फोकस कैसे करें इसमें? यार ऐसा कर सकता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस लेक। ठीक है। और फोकस यार, आपको पहले ये देखो फोकस हट किस चीज से रहा है। डिस्ट्रैक्शन से हट रहा है तो डिस्ट्रैक्शंस को काट दो। एक पन्ने पे लिख लो, ये 5 चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है मुझे।
ओके मुझे फ़ोन करता है, ओके मेरा छोटा भाई बहुत आवाज़ करता है, ओके मेरे साइड पड़ोस के दोस्त आ जाते हैं। फिर उनको एक-एक कट, 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 कट फिर देखो 10 दिन बीच में तलब आएगी, ओहो! फ़ोन चला गया, आज तो लगता है साँस बंद हो जाएगी, रात को नींद कैसे होगी? वो उसको रेज़िस्ट करो, फ़ाइट करो उस चीज़ को और आप देखोगे 10 दिन बाद यार अरे! बढ़िया लग रहा है, अब मैं फ़ोकस ज़्यादा हूँ। अपने आप को सराउंड कर लो किताबों से, दैट्स इट। रूपम मन्ना, बस यही तो चाहिए होता है ज़िंदगी में। हम यहाँ पे देखो वैभव क्या बात कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई जाए, रूपम पूछ रहा है आप शादी कर लो, बस। ठीक है रूपम तुम लगो यार, ईमेल पे कोई बढ़िया रिश्ता है तो फॉरवर्ड ज़रूर करना, ठीक है? ग्रेट। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जेईई मेंस में इतने मार्क्स पे कितनी रैंक आ जाती है, तो फिर वो डेटा आई थिंक इजीली मिल जाएगा नेट पे, बहुत एनालिसिस मिल जाएगा तुम्हें। तो गूगल कर लो। बिल्कुल। और आई थिंक मार्क्स के बेसिस पे ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा टारगेट करोगे कि इस रैंक तक पहुंचना है, तो फिर वो बहुत रैंडम हो जाता है कि खासकर ये परसेंटाइल सिस्टम के बाद फिर अब पेपर पे डिपेंड करता है कि कैसा है। तो फिर मार्क्स को टारगेट करो कि हाँ इतने सवाल तो मैं करके ही आ जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। हुँ। तो वो रहेगा, तो फिर वो एक कांस्टेंट एम रहेगा तुम्हारा। सम टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी यार यूट्यूब पे काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, एक बार सर्च कर लो, बहुत टॉप पे आ जाएगा। टाइम टेबल, जस्ट सर्च टाइम टेबल, वो टॉप वीडियो मिल जाएगा आपको। ओके, बड़े-बड़े मैसेज हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि डिड यू सी स्ट्रेटजी वीडियो इन यूट्यूब, तो फिर आई थिंक स्ट्रैटेजी वीडियो यार होता है लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 1 ईयर स्ट्रैटेजी। वैभव 1 साल पहले सिलेबस खत्म कर दिए थे वैभव ने। तो वहाँ पे मतलब 1 साल पहले नहीं किया होगा पर चलो 6 महीने पहले सिलेबस ऑलरेडी डन था। आई गेस तुम उस बैंड में ही नहीं आ रहे हो। तो नहीं मतलब और लेकिन मैंने हाँ, कभी देखा तो है। और आई हाँ, थिंक वो भी ऑब्वियस चीजें ही बताएंगे कि हाँ रिवाइज कर लो, ये कर लो। हुँ, इनफैक्ट अभी जो हम कर रहे हैं ये भी एक तरह से हुँ, स्ट्रेटजी सेशन ही है। हुँ, तो इसमें हमने आई थिंक डिस्कस कर लिया इनफ बातें। और इसके बाद हुँ, अगर कोई ज्यादा ही तुमने एक स्ट्रेटजी सेशन देखा, फिर उसमें रिकमेंडेशन में दूसरा आएगा दूसरे चैनल का, तुम हुँ, ऐसे करके चलते जाओगे, चेन में तुम आते जाएंगे। और फिर तुम हुँ। बेसिकली स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हो, तुम्हें मन ही मन लगेगा कि चलो क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा फिर हूँ आप तुम्हें। देख ज़्यादा रहे हो, एग्ज़ीक्यूशन कम हो रहा है। हाँ तुम सोचोगे कि हाँ जेई रिलेटेड तो देख रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मतलब कुछ काम का ही तो कर रहा हूँ। लेकिन इन इफेक्ट तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो फिर वो बर्बादी ही है। इससे हुँ। अच्छा कि एक देख लिया बस, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद फिर उसको उसी को ए इम्प्लीमेंट एक करो। एक किस्सा मेरे को किसी ने बताया था कि अमन तुम एक वीडियो सर्च करो, जैसे काफ़ी लोग है ना ये देखते हैं कि रनिंग वीडियोस देख रहे हैं वो लोगों के घर में बैठ के कि लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो उससे आपका फैट कमज़ोर नहीं होगा, आपको एट द एंड इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा, राइट। जेई कोर्स विल बी कमिंग इन लेस देन 30 डेज, वी आर ओनली वेटिंग। मेरे को रोका गया है क्योंकि काफ़ी बच्चों के 11th क्लास के अभी भी पेपर चल रहे हैं और मुझे कहा गया है कि इफ़ आई स्टार्ट अ बैच नाउ तो हो सकता है काफ़ी बच्चे मिस आउट कर देंगे उस चीज़ को। तो मैं बस थोड़ा-सा वेट कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों के जो स्कूल 11th अभी खत्म हो गए तुम्हारे स्कूल के पेपर? नहीं हुए ना, जैसे कुछ के येस हो रहे हैं, कुछ के नो। तो मेरे को यूँ ही कहा गया है इफ आई स्टार्ट कोर्स नाउ तो काफ़ी 11th के बच्चे 12वीं में नहीं आ पाएँगे। दैट्स व्हाई आई हैव टू स्टॉप फॉर 15-20 डेज़। मैंने प्रॉपर डिस्कशंस किया है इसके साथ। बाकी सारे भी कोई नए बैचेज़ हैं उनको रोका गया है अभी थोड़े टाइम के लिए। नहीं, अप्रैल तक तो नहीं रुकूँगा यार। मतलब मैक्स मैं फ़ेब थोड़ा-सा छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से तो हो चुका है। हम अरे यार वो हीरो कहाँ गया हमारा? हाँ, पढ़ने चला गया क्या वो? एक सेकंड। ओहो! 11:30 सो रहा था, 11:30 से ऊपर हो गया। चलो मैं तो सोने जा रहा हूँ।
ओके, आई गेस यार सेशन एक्सटेंड नहीं हो पाया उसकी साइड से और एंड हो गया ये। ग्रेट यार, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे बात करके, काफ़ी अच्छा कूल बंदा था वो, और बहुत सारी अच्छी चीज़ सिखाई, हँसी मज़ाक साइड में, ठीक है। और देखो यार, एंड चीज़ वही है, आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे, डिसिप्लिन आना पड़ेगा, सबसे छोटी-छोटी चीज़ें देखो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। नींद को कंट्रोल कर सकते हो, किस टाइम पे सोना है, कोशिश करो 1 बजे निकाल लो, आप 12 बजे सोने वाले बहुत कम बच्चे लग रहे हैं मेरे को। पर 1 बजे अपना इन लिमिट कि यार 1 बजे सो जाऊँगा, सुबह 7-8 बजे उठ जाऊँगा। आप वो व्यक्ति हो नहीं मैं तो 11 बजे ही सो सकता हूँ, तो ठीक है, सुबह फिर अपना टाइम पे 6 बजे उठ जाओ, ठीक है। तो ग्रेट, इससे साथ में और ज़्यादा अरे हीरो आ गया हमारा, अरे सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। नैप लेने गए थे 10 मिनट का। हाँ, सही है, बीच-बीच में बढ़िया। तो अ, यहाँ पे बच्चे कह रहे थे वो तो सोने चले गए टाइम पे। नहीं नहीं, हाँ एनटीएससी के बारे में कुछ हम पूछ रहे हैं तो हाँ एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि स्कॉलरशिप मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है तो, और ऐसे भी अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ी रहे तो सोशल साइंस पढ़ी तो ताकि निकल ही जाए। हुँ। तो ठीक है, और 9 में हो तो ऑब्वियसली पढ़ ही सकते हो आराम से। यार कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए यार, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस 2 चीज़ होती हैं, ठीक है? मान लो आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो अपने स्कूल में, आप कॉन्फिडेंट हो कि यार अपना बैटिंग करने आएँगे, अच्छे खासे रन बनाएँगे। फिर आप मत खेलो 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो कॉन्फिडेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखी है, तो आप कॉन्फिडेंट होगे, आपकी प्रैक्टिस कम है, तो आप लेस कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? आपको स्टेज में बोलने से डर लगता है, बहुत बढ़िया। आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ी-सी, अब आपको डर नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंट बंदे बन गए। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। ग्रेट। नेक्स्ट चीज़ हम के अब एनटीएससी के बाद फिर केवीपीआई के बारे में पूछ रहे हैं तो हाँ ठीक है वो भी कर लो। अगर मान लो तुम्हें केवीपीआई में अगर तुम्हारा पैशन होगी साइंस पढ़ना है या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी को परस्यू करना है तो फिर, या मैथ्स को तो यार वो मैं एक चीज़ विवेक बोलूँगा, शायद आप यहाँ पे काफ़ी बच्चे इस एंगल से भी पूछते हैं कि मान लो कि वो पढ़ जेईई का ही रहे हैं, हम्म फिर फॉर्म आ गया केवीपीवाई का और उन वो बस 5-10 दिन या मैक्स 15 दिन, 15 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। सिर्फ इतना पढ़ के केवीपीवाई दे रहे हैं, तो शुड दे गिव द 10-15 डेज़ इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स केवीपीवाई और शुड दे जस्ट फोकस ऑन जेईई? अगर उन्होंने उसको प्लान नहीं कर रखा तो? मुझे लगता है कि अगर प्लान का पार्ट नहीं और सडन है क्योंकि फॉर्म दिख गया भर दिया दोस्त ने भरा, दोस्त भर रहे हैं। नहीं तो फिर आई थिंक वो एक तरह से तुम अपने मेन टारगेट से काट रहे हो। तो फिर ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ थोड़ा भी चांस है कि मैं, और ये भी है कि उसका स्कॉलरशिप तभी मिलेगा जब तुम किसी साइंस ब्रांच को परस्यू करोगे किसी मतलब आईएससी या फिर किसी और किसी भी कॉलेज में, लेकिन इंजीनियरिंग पे नहीं मिलेगा। तो फिर वो भी समझ लो कि अगर फाइनली तुम्हें कुछ लेने में वो इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्यों करना, हुँ। टाइम वेस्ट ही है। अगर तुम्हें जस्ट, नहीं, ये प्रिपरेशन यार आप प्लानिंग में कह रहे हो कि एटलीस्ट 1-2 महीने बच्चा प्रिपेयर करे, या फिर पहले से ही माइंडसेट बना रहा हो और जेईई के साथ ही उसने अलाइन कर रखा हो उस चीज़ को? हाँ फिर तो फिर मतलब एक तरह से ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, मतलब पेपर कैसा होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कैसे देखना है, वो सब के लिए आराम से दे सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए अलग से एकदम जस्ट सडन प्लान बनाना, जैसे ही तुमने देखा कि हाँ नोटिफिकेशन आ जाएगी केवीपीआई एप्लीकेशंस आर नाउ आउट, तो फिर उस समय शुरू कर दिया तो फिर उस वो फिर मतलब वेस्ट है। अगर तुम्हें पहले से पता है कि हाँ केवीपीआई एक अच्छा चीज है, मतलब पेपर उसमें क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, उससे भी एक तरह से प्रैक्टिस होगा एग्जाम कंडीशंस में कैसा पैनिक होता है, तो उसके लिए कर सकते हो। और क्वेश्चंस अच्छे भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, मतलब रेलेवेंट भी बोल सकते हो और अच्छे सवाल, मतलब मजा आएगा सॉल्व करने में। कितने आवर्स सोना चाहिए? 6 टू 8 यार आपको बता दिया गया था ऑलरेडी। 6 से 8 घंटे की नींद लो, बाकी 6 साढ़े 6 घंटे ले लो, काफ़ी होता है, ठीक है? बात ज़्यादा आती है तो 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, राइट? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 9th में हो तो कैसे प्रिपेयर करूं जेई का, तो फिर ये है कि जो भी तुम चाहे आईसीएससी में हो या सीबीएसई में, तो फिर अपना खत्म करो, फिर अगले क्लास से खत्म करो और फिर जेई स्पेसिफिक बुक्स पे चले जाओ। ओके। मिस्टेक ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, हाँ तो मैंने अपने मतलब प्रिपरेशन के मैक्सिमम पार्ट तक केमिस्ट्री को बहुत इग्नोर करके रखा, जिसके कारण कि मतलब जनवरी में आते आते और फिर जनवरी में फिर बोर्ड्स वाले समय में जब अप्रैल में होने वाला, तो उस समय तक मुझे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा फिजिक्स और मैथ्स से थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करने लगा था। तो आई थिंक इसलिए तीनों को एक साथ लेके चलोगे तो बेटर रहेगा। मतलब मैंने ये आई थिंक बहुत बड़ा गलती किया था प्रिपरेशन में कि केमिस्ट्री को मैंने बहुत कम कंसिडर किया। हालांकि इसका इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं जल्दी सावधान हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास टाइम ना बचे, तो तीनों को एक साथ इक्वली लेके चलो।
भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? हाँ थी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बताओ तीनों के बारे में, एक्सप्लेन करो क्या क्या आपके संबंध थे तीनों के साथ। हॉबीज भी पूछ रहे हैं, हॉबीज बताई थी यार, शुरुआत में लिखी गई थी। चेस थी और टेबल टेनिस वहीं पे आप खेल लिया करते थे, बाकी फिर दोबारा एडिशनल हॉबीज, फिर पीसीएम फिर से। नहीं मतलब एडिशनल इसके अलावा और क्या ही करूंगा, मतलब हॉबीज लाइक होता है कुछ लोगों का ऐसे गाने सुनना वगैरह, लेकिन वैसे कुछ मैं नहीं करता था। बुक्स के नाम जानने हैं तो फिर एक कॉमन बुक्स तो यही होते हैं कि मैथ्स में अरिहंत सिंगेज, फिर फिजिक्स में भी अरिहंत सिंगेज और एच सी वर्मा इरोडो, और केमिस्ट्री में भी कोई भी स्टैंडर्ड बुक पकड़ लो, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आरसी मुखर्जी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम एस चौहान, फिर इनऑर्गेनिक में जेडी, तो ये सब तो पढ़ते ही हैं, तो ये कॉमन चीजें हैं। इसके बारे में मतलब मैंने बहुत जगह और भी बताया, तो फिर वो देख सकते हो, लेकिन फाइनली ये कि किसी एक को पकड़ो और खत्म करो बस। इज एनसीईआरटी इनफ? आप कुछ बोल रहे थे? अरे नहीं नहीं, मैं तो डाउट पढ़ रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग डाउट पूछते हैं बच्चे रात को, भैया बाल इतने बड़े क्यों कर रहे हो, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। इसलिए कर रहा हूँ बड़े। मतलब बाल बड़े इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, मतलब ऐसे कटवाने का, या फिर कोई ऐसे मुहूर्त नहीं मिलता है। हम्म, चलो, आई गेस हमने सारी चीजें यार कवर कर लिए हैं। और ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट बोल दो अपने सारे जूनियर्स को, वैभव। हाँ बिल्कुल, ठीक ऑल है। द बेस्ट, और अच्छे से देना, और घबराने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ऐसा समझो कि अभी तुम्हारे पास मेन के अपॉर्चुनिटीज आएंगे, सेकंड और थर्ड, जैसा इन्होंने भैया ने बोला कि फाइनल तो उन्हीं को कंसिडर करो, तो फिर घबराना नहीं है। और अभी अभी के एग्जाम को अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो अभी एकदम फोड़ दो, आग लगा दो, और अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर इसको एक प्रैक्टिस की तरह लो, और फिर ये मतलब अपने मन में ठान लो कि हाँ सेकंड या थर्ड तक तुम एकदम प्रिपेयर्ड होगे, मतलब उस समय तुम कंप्लीट कर दोगे, गेम खत्म कर दोगे। तो इसमें या अगर यार किसी बच्चे को नीट के टॉपर्स या और टॉपर्स देखने हैं, तो आज वो भी अलाइन थे, उनके आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है, जाके आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो काफी सारे टॉपर्स के आज सेशंस हुए हैं, उन्हें आप जाके देख सकते हैं। आई गेस नीट में तो रैंक 1 2 3 को भी लेके आया गया है, और जेई में रैंक 3 हमारे साथ हैं ही, रैंक 4 रैंक 5 भी हैं। आप चाहें तो उनका देख सकते हैं। टॉप 100 में मतलब 30 40 बच्चों को आज शायद सेशन हुए हैं आजकल में। तो इसी के साथ जनाब आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक ऑल केयर, द ऑल द बेस्ट। सिया, आई एम एंडिंग दिस सेशन। गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। बाय।